हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जीनिंग ने अपनी मदर से फुटवर्क ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और धीरे धीरे वो अपने बॉडी को एक वॉरियर की तरह कंट्रोल करना सीख रहा था। उसकी मदर उसे मूवमेंट, बैलेंस और बॉडी कंट्रोल सिखा रही थी ताकि फ्यूचर में वो एक स्ट्रांग फाइटर बन सके। लेकिन दोस्तों, फुटवर्क सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि एक वॉरियर को सिर्फ तेज पैर ही नहीं बल्कि एक स्टेबल बॉडी, शार्प माइंड और डेडली प्रिसिशन भी चाहिए होती है। और इसी वजह से अब जीनिंग की ट्रेनिंग का नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला था और इस बार उसके टीचर होने वाले थे उसके फादर जी इचवान। जीनिंग ने जब अपने फादर की बात सुनी तो वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे लगा जैसे उसके दिमाग पर धुंध छा गई हो। उसने पूछा, फादर, आप कह रहे हैं कि सुबह ट्रेनिंग से पहले मुझे अपने बॉडी को प्रिपेयर करना होगा। ये तो मैं थोड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन माइंड को प्रिपेयर करने का क्या मतलब है? इचवान ने शांत आवाज में कहा, बेचैन मत हो। फिर उनके हाथ में अचानक एक मोटी सी किताब आ गई। उन्होंने वो निंग की तरफ फेंकी और बोले, पहले इस बॉक्सिंग मैनुअल को ध्यान से पढ़ो। इसमें 16 स्टैंसेस हैं। ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट तरीके सिखाती है जिससे बॉडी सही तरह से फोर्स यूज करना सीखती है। जब तू इस बॉक्सिंग टेक्निक को मास्टर कर लेगा तब तेरा पूरा शरीर तेरी मर्जी से चलेगा और तू आसानी से फोर्स निकाल पाएगा। फिर ये जवान ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, स्वॉर्ड तेरे बॉडी से जन्म लेती है। अगर तेरा बॉडी ही तेरी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करता तो तेरी स्वॉर्ड कैसे करेगी? निंग को बात समझ आ गई। उसने सीधा सिर झुकाकर कहा, जी फादर। उसने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब काफी मोटी थी क्योंकि वो जानवरों की खाल से बनी हुई थी और हर पेज बहुत मोटा था। निंग ने ध्यान से उसके अंदर लिखे बॉक्सिंग के राज याद किए और फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसके फादर हर गलती पर उसे रोकते, समझाते, कभी खुद करके दिखाते। पहले से ही शैडो विंड स्टेप्स का थोड़ा एक्सपीरियंस होने की वजह से निंग ये सब काफी जल्दी समझने लगा। 2 घंटे बाद ये जवान ने उसे रेस्ट करने को कहा। फिर बोले, आज के बाद हर दिन 2 घंटे बॉक्सिंग प्रैक्टिस करेगा जब तक मैं न कहूं कि तेरा बॉडी स्व ट्रेनिंग के लायक हो गया है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन सिर्फ बॉडी प्रिपेयर करना काफी नहीं है, तुझे अपना माइंड भी स्वर्ड के लायक बनाना होगा। इतना कहकर उनके हाथ में 2 काले मेटल के स्वर्ड्स आ गए। उन्होंने वो निंग की तरफ उछाल दिए। निंग ने दोनों स्वर्ड्स पकड़ लिए। उसके बाद येचुआन ने सामने खाली जगह की तरफ इशारा किया। तुरंत वहां एक मेटल पपेट अपीयर हुआ जो एक सेबर पकड़े हुए था। ये एक पपेट है। इमॉर्टल पाथ के की रिफाइनर्स अक्सर ऐसे पपेट्स बनाते हैं। ये वाला बस एक ऑर्डिनरी पपेट है जिसमें एक मास्टर लेवल होतियन फाइटर जितनी स्ट्रेंथ है, लेकिन इसका बॉडी बहुत टफ है। निंग ने उस पपेट को ध्यान से देखा। उसके बॉडी पर कई रेड डॉट्स बने हुए थे, फॉरहेड, थ्रोट, चेस्ट, हाथ, बैक और कई और जगहों पर। फादर, ये रेड स्पॉट्स क्या है? उसने पूछा। ये जवान बोले, इसके फॉरहेड के रेड स्पॉट को स्टैब करके दिखा और फास्ट करना। निंग ने तुरंत स्वॉर्ड से वार किया। स्वॉर्ड सीधा आगे गया लेकिन रेड स्पॉट के बिल्कुल सेंटर पर नहीं लगा, थोड़ा सा साइड में चला गया। निंग थोड़ा हैरान हुआ। उसने दोबारा ट्राई किया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, लेकिन हर बार वही हुआ, टारगेट के पास पर एग्जैक्ट सेंटर पर नहीं। ये जवान शांत खड़े रहे और बोले, समझा, तू चाहता है कि स्वॉर्ड फॉरहेड के बीच में लगे, लेकिन जब एक्चुअल में स्ट्राइक करता है तो उतनी एक्यूरेसी नहीं होती। स्वॉर्ड को सही जगह पहुंचाने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहली, अपने बॉडी पर पूरा कंट्रोल और दूसरी, काउंटलेस बार प्रैक्टिस। फिर उन्होंने स्वॉर्ड के 13 बेसिक मूवमेंट समझाए। चॉप, पियर्स, स्क्रैप, स्वीप, ब्रेक, टैप, क्लीव, सपोर्ट, इंटरसेप्ट, ट्विस्ट, लिफ्ट, ड्रॉ एंड शीद। उन्होंने बताया कि चॉप, पियर्स, स्क्रैप, स्वीप, टैप और क्लीव अटैक के लिए होते हैं, जबकि सपोर्ट, ब्रेक, इंटरसेप्ट, ट्विस्ट, लिफ्ट, ड्रॉ एंड शीद डिफेंस के लिए। पपेट की तरफ देखकर येचुआन ने कहा, अभी ये मूव नहीं कर रहा, इसके बॉडी पर रेड स्पॉट्स बने हुए हैं। तू अटैक के बेसिक मूवमेंट्स प्रैक्टिस करेगा। मैं तुझे हर एक मूवमेंट का सीक्रेट समझाऊंगा। हर एक बेसिक मूवमेंट कम से कम 10 मिलियन बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर उन्होंने आगे कहा, बाद में ये पपेट मूव करेगा और तुझे अटैक करेगा, तब तू डिफेंस के 7 मूवमेंट्स प्रैक्टिस करेगा। और जब अटैक और डिफेंस दोनों नेचुरली तेरी बोन्स और माइंड में बस जाएंगे, तब तेरा माइंड स्वॉर्ड के लायक होगा। निंग सांस रोककर सब सुन रहा था। पहले बॉडी प्रिपेयर कर, फिर माइंड प्रिपेयर कर, उसके बाद ही तू असल में स्वॉर्ड टेक्निक सीखने के लायक होगा। येचुआन ने उसे और समझाया कि स्वॉर्ड टेक्निक्स कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, वो सब इन्हीं 13 बेसिक मूवमेंट से मिलकर बनती है। अगर ये बेसिक ही बोन्स में नहीं बसेंगे तो स्वॉर्ड में कभी सच्ची अचीवमेंट नहीं होगी। फिर उन्होंने स्वॉर्ड के 3 लेवल्स बताए, बेसिक लेवल, एडवांस्ड लेवल और वन विद द वर्ल्ड लेवल।
फुटवर्क का एडवांस लेवल बॉडी पर परफेक्ट कंट्रोल मांगता था, लेकिन स्वर्ड का एडवांस लेवल और भी मुश्किल था, क्योंकि उसमें बॉडी और स्वर्ड दोनों पर कंट्रोल चाहिए होता था और दोनों को एक बनाना पड़ता था। निंग ने पूछा, फादर, वन विद द स्वर्ड लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? येचुआन ने कहा, कहना मुश्किल है। मुझे बेसिक मास्टर करने में 6 साल लगे थे और वन विद द स्वर्ड पहुंचने में फिर और 6 साल, टोटल 12 साल। ये सुनकर निंग ने गहरी सांस ली। उसके फादर जैसे जीनियस को 12 साल लगे थे, तो नॉर्मल लोगों के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। लेकिन येचुआन ने बस इतना कहा, एक एक स्टेबल स्टेप से चल, ज्यादा जल्दी करने की कोशिश मत कर। और उस दिन से निंग की असली ट्रेनिंग शुरू हुई। वो बार बार पीरियड्स करता, चॉप करता, स्क्रैप करता, टैप करता, फिर 2 घंटे अटैक प्रैक्टिस करता और उसके बाद 2 घंटे डिफेंस प्रैक्टिस। मेटल पपेट उस पर बिना रुके सेबर से वार करता रहता और निंग लगातार ब्लॉक और डिफेंड करता रहता। ये सब बहुत बोरिंग था और बहुत थका देने वाला भी था, लेकिन निंग का बॉडी रिकवरी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और अपनी पिछली लाइफ में इलनेस और पेन झेल चुका होने की वजह से वो आसानी से गिव अप करने वालों में से नहीं था। दूर से स्नो खड़ी अपने बच्चे को देख रही थी, उसका दिल पिघल रहा था। उसने धीरे से येचुआन से कहा, सुबह फुटवर्क, फिर ये सब, पूरे दिन के 12 घंटे ट्रेनिंग, मिंग अभी बहुत छोटा है। येचुआन ने धीरे से कहा, जब मैं छोटा था मुझे मेरे फादर व्हिप से मार मार के ट्रेन करते थे। मैं रोता था, कंप्लेन करता था, लेकिन फिर जब मेरे फादर मर गए, अभी माँ भी इलनेस से मर गई, तब मैं बदल गया। तब मैंने थकान या दर्द की बात करना छोड़ दिया। फिर उसने अपने बच्चे को देखते हुए कहा, मुझे पहले डाउट था कि निंग कितना आगे जा पाएगा। टैलेंट है, लेकिन मेहनत के बिना टैलेंट का कोई मतलब नहीं। लेकिन अब मुझे यकीन है, मेरा बेटा इस दुनिया का एक सच्चा एक्सपर्ट बनेगा। स्नू ने भी दूर खड़े निंग को देखा और धीरे से सिर हिला दिया। समय बीता। 6 साल बीत गए। अब निंग 10 साल का था, लेकिन उसका बॉडी किसी नॉर्मल 10 साल के बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। क्रिम्सन ब्राइट डायग्राम ऑफ द 9 हेवेंस की ट्रेनिंग की वजह से वो 1.6 मीटर लंबा हो चुका था और उसके चेहरे पर बेपनाह लाइफ और एनर्जी थी। ट्रेनिंग कोर्टयार्ड में वो एक ब्लैक ब्लंट शॉट पकड़े खड़ा था। उसके आसपास 9 हेवीली बिल्ट वॉरियर्स खड़े थे। सबके हाथ में ब्लंट स्पीयर्स, सॉर्ड्स और सेबर्स थे। निंग ने उन सबको देखते हुए कहा, रूल वही है, अगर तुम में से कोई भी मुझे हिट कर दे, हर एक को एक बीस्ट हेड ऑफ गोल्ड मिलेगा। ये सुनते ही सब वॉरियर्स के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। ये सब ऑर्डिनरी सोल्जर्स नहीं थे, ये थे जी क्लैन के एलीट 9 फैंग वॉरियर्स। लेकिन वो केयरलेस नहीं हुए, क्योंकि निंग का नाम आर्मी में काफी पहले ही स्प्रेड हो चुका था। सबको पता था कि यंग मास्टर की पावर अनयूजुअल है। निंग के फादर ने उसको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया हुआ था कि आर्मी के सामने वो सिर्फ एक सॉर्ड यूज करेगा और अपनी असली स्ट्रेंथ का बस 10वां हिस्सा। ट्विन सॉर्ड्स उसका सीक्रेट वेपन था, जो सिर्फ लाइफ एंड डेथ के लिए था। इसलिए लोग उसकी असली कैपेबिलिटी का सिर्फ एक छोटा पार्ट ही जानते थे। फाइट स्टार्ट हुई। एक बॉल्ड वॉरियर स्पीयर लेकर अचानक आगे बढ़ा और उसने स्पीयर को सांप की तरह सीधा निंग की तरफ मारा। निंग का बॉडी हल्की सी फ्लिकर हुआ और वो इतनी स्मूथली मूव हुआ कि स्पीयर मिस कर गया। अगले ही मोमेंट उसका सॉर्ड उस बॉल्ड वॉरियर की तरफ गया। बॉल्ड वॉरियर मुश्किल से बचा और रोल करके वापस ग्रुप में चला गया। वो हंसते हुए बोला, ब्रदर्स केयरफुल रहना, मैं तो एक ही एक्सचेंज में लगभग खत्म हो गया था। निंग ने शांत आवाज में कहा, सब एक साथ आ जाओ, वरना तुम लोगों के पास कोई चांस नहीं होगा। अब सारे 9 वॉरियर्स एक साथ अटैक करते हैं। हवा में स्पीयर्स हिस कर रहे थे, सॉर्ड्स फ्लैश कर रहे थे, स्टिक्स स्मैश कर रहे थे। हर तरफ से अटैक्स आ रहे थे, लेकिन निंग माउंटेन की तरह खड़ा रहा। कभी वो बस एक छोटा सा स्टेप लेता, कभी हल्का सा बॉडी टर्न करता, और उन छोटी मूवमेंट्स की वजह से वॉरियर्स की डेंजरस अटैक्स मिस हो जाते हैं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, वेपन्स की टकराहट से पूरा एरिया गूंज रहा था। निंग को फील हुआ कि 9 वॉरियर्स की टीम वर्क सच में डेंजरस है। अगर 5 या 6 होते तो वो उन्हें इंस्टेंटली हरा देता, लेकिन 9 एक साथ मिलकर उसको सच में प्रेशर दे रहे थे। लेकिन इसी प्रेशर के बीच कुछ बदला। अचानक निंग को लगा जैसे उसका बॉडी और उसकी सॉर्ड एकदम परफेक्ट हार्मनी में आ गए हों। उसे सॉर्ड का बॉडी फील होने लगा, हवा तक का फ्लो महसूस होने लगा। उसका सॉर्ड सडनली ज्यादा निम्बल और प्रिसाइज हो गया। एक वॉरियर का ब्लेड उसने हल्की सी ट्विस्ट के साथ साइड में पुश किया और अगले ही मोमेंट उसका ब्लंट सॉर्ड सीधा उस वॉरियर के चेस्ट पे लगा। वो 2 कदम पीछे हटकर नीचे बैठ गया। दूसरे मूवमेंट में उसका सॉर्ड कर्व्ड आर्क में घुमा और एक बॉल्ड वॉरियर के फेस पर फ्लैट साइड से लगा। वॉरियर का एक दांत उड़कर बाहर निकल गया। समय जैसे धीमा पड़ गया था। जो निंग कुछ मोमेंट्स पहले प्रेशर में था, अब वो ब्लिंक ऑफ एन आई में सबको एक एक करके गिरा रहा था। फाइट खत्म होते ही वॉरियर्स शॉक्ड और एक्साइटेड दोनों थे। उन्होंने एक साथ कहा, कांग्रेचुलेशंस यंग मास्टर, आपका सॉर्ड प्ले एडवांस स्टेज तक पहुंच गया है, वन विद द सॉर्ड। निंग खुद भी एक्साइटमेंट से भर गया।
6 साल। 6 साल की लगातार ट्रेनिंग, सुबह आर्चरी, बाकी पूरा दिन शॉर्ट प्रैक्टिस, कभी फादर के साथ, कभी उनके डिसाइपल्स के साथ, कभी सोल्जर्स के साथ स्पारिंग। सॉर्ड उसकी बोन्स में बस चुकी थी और आज फाइनली उसने एडवांस्ड स्टेज अचीव कर लिया था। हु वन विद द सॉर्ड। उसने खुशी से कहा, आज तुम सबकी वजह से मैंने ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए हर एक को एक बीस्ट हेड ऑफ गोल्ड मिलेगा। वॉरियर्स ने पहले मना करना चाहा, लेकिन फिर सबने रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट किया। स्प्रिंग ग्रास और ऑटम लीफ उसकी दो मेट्स खुशी से भाग कर आईं और गोल्ड लेकर वॉरियर्स को दिया। उनके दोनों के चेहरे पर जेन्युइन प्राइड थी। उनके लिए निंग उनका पूरा वर्ल्ड था। निंग के लिए ये सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी, ये उसकी सालों की मेहनत का रिजल्ट था। लेकिन इसी खुशी के बीच दूर कहीं माउंटेन रेंजेस में एक और आदमी था जो ये न्यूज़ सुनकर रेज से जल उठा था। जी ली। वो अपनी ब्लैक आर्मर्ड राइडर्स के साथ डीप माउंटेन्स में हंट कर रहा था। उसने अभी अभी एक पावरफुल आर्मर्ड वायरिन पकड़ा ही था कि आसमान से एक फ्लाइंग बीस्ट पर बैठा एक आदमी उसके पास आया और घुटनों पर बैठकर बोला, मास्टर, प्रीफेक्चर से खबर आई है, इचवान का बेटा निंग आज वन विद द सॉर्ड स्टेज में एंटर कर गया। ये सुनते ही जी ली का चेहरा बिल्कुल डार्क हो गया। गुस्से में उसने उस आर्मर्ड वायरिन को इतनी फोर्स से माउंटेन क्लिफ पे दे मारा कि वो वहीं मर गया। उसने दांतों को कसकर सिर्फ एक ऑर्डर दिया, वेस्ट प्रीफेक्चर सिटी वापस चलो। उसको समझ आ गया था कि GH1 का बेटा अब एक ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं रहा, वो फ्यूचर में उनके फैक्शन के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन सकता है। दूसरी तरफ उस रात इचवॉन, स्नो और निंग एक साथ मील कर रहे थे। स्नो ने अपने बेटे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, निंग ने 3 साल में बेसिक्स मास्टर किए और अगले 3 साल में वन विद द सॉर्ड अचीव कर लिया। ऐसे लगता है कि फ्यूचर में प्रीफेक्चर का लॉर्ड का पोजीशन उसके लिए आसान होगा। इचवॉन ने वाइन का कप उठाते हुए कामली कहा, लोग नहीं जानते कि स्पारिंग में निंग ने कभी क्रिम्सन ब्राइट डायग्राम ऑफ द 9 हेवेंस की फुल पावर यूज नहीं की और नहीं उसने आउटसाइडर्स के सामने ट्विन सॉर्ड्स यूज की। यानी जो लोग देख रहे थे वो बस आइसबर्ग का टिप था। निंग तब तक खामोशी से बहुत सारा मीट खा रहा था। उसका एपेटाइट एबनॉर्मल था। वो हर मील में मॉन्स्टर्स बीस्ट का बहुत सारा मीट खा सकता था। उसने 2 साल पहले क्रिम्सन ब्राइट डायग्राम का 3rd लेवल अचीव कर लिया था। अब वो 4th लेवल के बॉटल नेक पे था। इचवॉन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब जो सॉर्ड टेक्निक्स तूने अब तक सीखी हैं वो तेरी करंट स्टेज के लिए इनफ नहीं है। वन विद द सॉर्ड तक पहुंचने के बाद तुझे जी क्लैन की हाईएस्ट लेवल सॉर्ड आर्ट्स यूज करनी होगी। ये सुनकर निंग की आंखें चमक उठी। इचवॉन ने उसे ये समझाया कि सॉर्ड ट्रेनिंग का रास्ता होता है पहले सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड, फिर कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल, और अब निंग उस स्टेज पर आ गया था जब वो क्लैन की टॉप टेक्निक्स चूज कर सकता था। उनके हाथ में 5 बुक्स आ गईं। उन्होंने उन्हें टेबल पर रख दिया। जी क्लैन की सबसे हाई लेवल सॉर्ड आर्ट्स, ईचवान ने कहा। ये 5 टेक्निक्स थीं, मेलेडी ऑफ 10,000 सॉर्ड्स, थंडर फ्लेम सॉर्ड, इल्यूजन सूत्रा, रेन ड्रॉप सूत्रा और पोलारिस सीक्रेट मैनुअल। निंग ने एक एक करके सब बुक्स उठानी शुरू की। रेन ड्रॉप सूत्रा का प्रिंसिपल था ड्रिपिंग वाटर कैन टनल थ्रू रॉक, सॉफ्ट, एंडलेस, डिफेंसिव और एक्सप्लोजिव। पोलारिस सीक्रेट मैनुअल स्टार्स की पावर पर बेस्ड मिस्टीरियस सॉर्ड आर्ट थी। थंडर फ्लेम सॉर्ड इनकम्प्लीट थी, इसमें बस 3 कंप्लीट स्टांसेस थे, लेकिन अटैक पावर सबसे टेरिफाइंग थी, बिजली और आग की तरह एक्सप्लोजिव। इल्यूजन सूत्रा एक सिमिस्टर टेक्निक थी जो एनिमी को कंफ्यूज करके मार देती थी। मेलेडी ऑफ 10,000 सॉर्ड्स सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे लेजेंडरी टेक्निक्स में से एक थी। निंग ने सब कुछ ध्यान से पढ़ा और फिर आंखें बंद करके सोचा। उसने सबसे पहले इल्यूजन सूत्रा को रिजेक्ट कर दिया, वो उसकी नेचर को सूट नहीं करती थी। फिर उसने पोलारिस को भी साइड में रखा, क्योंकि वो बैलेंस तो थी लेकिन किसी एक चीज में एक्सेप्शनल नहीं। अब उसके पास 3 चॉइसेस बची थीं, मेलेडी ऑफ 10,000 सॉर्ड्स, रेन ड्रॉप सूत्रा और थंडर फ्लेम सॉर्ड। और तब उसने डिसीजन लिया। रेन ड्रॉप सूत्रा उसके लिए मस्ट थी। उसने सोचा, डिफेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले अपनी जान बचानी जरूरी है, तभी दूसरों को मारा जा सकता है। उसके बाद उसने सेकंड चॉइस के लिए थंडर फ्लेम सॉर्ड चुनी, क्योंकि वो ट्विन सॉर्ड्स यूज करता था। एक सॉर्ड डिफेंस के लिए रेन ड्रॉप सूत्रा, एक सॉर्ड अटैक के लिए थंडर फ्लेम सॉर्ड। वाटर और फायर, डिफेंस और ऑफेंस, सॉफ्टनेस और डिस्ट्रक्शन, ये कॉम्बिनेशन उसके लिए परफेक्ट था। उसने फाइनली अपने पेरेंट्स को देखकर कहा, मैं रेन ड्रॉप सूत्रा और थंडर फ्लेम सॉर्ड चूज करता हूं। ईच वन ने उसकी तरफ देखा और सर हिला दिया। ठीक चॉइस, लेकिन फिर उन्होंने एक और बात कही, अब असली बैटल्स का टाइम आ गया है। निंग ने हैरानी से पूछा, क्या मैंने पहले लाइफ एंड डेथ बैटल्स नहीं की? उसका मतलब था उन कॉन्विक्ट्स से जिन्हें उसने पहले मारा था। लेकिन ईचवान ने सीधा कहा, वो बैटल नहीं थी, वो सिर्फ करेज ट्रेनिंग थी। रियल लाइफ एंड डेथ बैटल अब शुरू होगी। फिर उन्होंने उससे बताया कि 3 दिन बाद वो उसे एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहां उसे पावरफुल मॉन्स्टर्स बीस्ट के साथ 1-on-1 फाइट करनी होगी। उस जगह का नाम था ड्रैगन कासल, और वहां होता था केज्ड बैटल। ये जी क्लैन के इंपॉर्टेंट डिसेंडेंट्स के लिए मैंडेटरी टेस्ट था, और इस टेस्ट में आधे से ज्यादा लोग मर जाते थे।
3 दिन बाद सुबह निंग और उसके फादर ड्रैगन कासल पहुंच गए। ड्रैगन कासल सिटी के बाहर बना हुआ था। इसके अंदर एक ह्यूज सील्ड केज था और साइड में टनल्स जहां मॉन्स्टर्स बीस्ट को बंद रखे जाते थे। निंग जब केज के अंदर एंटर हुआ तो उसने देखा कि चारों तरफ थिक ब्लैक वाटर आयरन की वॉल्स हैं। ऊपर ब्लैक आयरन चेन्स का एक जायंट नेट था। यीचुआन ने उसे समझाया कि ये जगह इतनी टफ है कि अर्ली शियान टीन एक्सपर्ट्स भी आसानी से इसे तोड़ नहीं सकते। ऊपर व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर स्नो और एक स्नो वाइट डॉग खड़े थे। ये ऑर्डिनरी डॉग नहीं था, ये था व्हाइट वाटर हाउंड, ईचुआन का कंपेनियन और निंग का अंकल व्हाइट। निंग ने हल्की सी स्माइल के साथ उनकी तरफ देखा। फिर केज के अंदर से चेन्स के खुलने की आवाज आई। अंधेरे टनल के अंदर से एक लो ग्राउल सुनाई दिया जो पूरे केज को हिला रहा था। फिर धीरे धीरे एक जायंट सिल्वर फर्ड हेड डार्कनेस से बाहर आया। ईचुआन ने ऊपर से कहा, निंग, तेरे लिए मैंने स्पेशली एक पावरफुल मॉन्स्टर्स बीस्ट चूज किया है। इसमें फीन गॉड ब्लड लाइन है। ये है हाउलिंग मून वुल्फ। निंग की आंखें थोड़ी सी फैल गईं। एक गॉड बीस्ट टाइप मॉन्स्टर? उसके सामने टनल से धीरे धीरे पूरा बीस्ट बाहर आया। उसका सिल्वर फर खूबसूरत था, लेकिन उसके अंदर खौफनाक डेंजर छिपा हुआ था। वो 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। ग्रेसफुल स्टेप्स से चलता हुआ निंग को देख रहा था। उसकी इंटेलिजेंस भी ह्यूमन लेवल के करीब थी। उसे भी पता था इस केज में या तो वो इस ह्यूमन को मारेगा या खुद मरेगा। निंग ने अपने राइट हैंड में सॉर्ड निकाला और धीरे से कहा, तो फिर देखते हैं। हाउलिंग वुल्फ और निंग एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़े। अचानक मून वुल्फ ब्लर की तरह उछला और सीधा निंग पर पाउंस किया। निंग ने साइडविंड स्टेप्स का यूज करके साइड में डॉज किया और साथ ही सॉर्ड से स्टैब किया। लेकिन जैसे ही सॉर्ड मून वुल्फ के बॉडी को छुआ, निंग का एक्सप्रेशन बदल गया। सॉर्ड उसके फर और बॉडी डिफेंस को प्रॉपरली पियर्स ही नहीं कर पाया। अगले ही सेकंड मून वुल्फ की टील एक आयरन व्हिप की तरह उस पर आई। बैंग! निंग हवा में उछलकर सीधा ब्लैक वाटर आयरन वॉल से टकराया। मून वुल्फ तुरंत फॉलो अप अटैक के लिए उस पर टूट पड़ा। निंग मुश्किल से साइड में लीप करके बचा। उस जगह वॉल पर उसके क्लॉज ने गहरी लाइंस छोड़ दी। निंग ने आंखें सिकोड़कर मून वुल्फ को देखा और समझा, ऑर्डिनरी होटियन स्ट्रेंथ इस बीस्ट के अगेंस्ट इनफ नहीं होगी। तब उसने फाइनली अपनी वीन गॉड बॉडी रिफाइनिंग पावर को एक्टिवेट किया। उसने गहरी सांस ली। उसके नॉस्ट्रल से विजिबल एनर्जी स्ट्रीम्स निकली। उसका बॉडी हल्का सा रेड ग्लो करने लगा। उसके अंदर छिपी हुई टेरिफाइंग स्ट्रेंथ जाग उठी। अब असली फाइट शुरू हुई। निंग धीरे धीरे मून वुल्फ की तरफ बढ़ा। मून वुल्फ भी अब उसे लाइटली नहीं ले रहा था। अचानक निंग ब्लर की तरह आगे बढ़ा और मून वुल्फ भी बाउंस किया। उसी मोमेंट निंग की सॉर्ड फ्लैश हुई। ये था थंडर फ्लेम सॉर्ड का एक किलर मूव, थंडर फ्लैश फ्लिंट। सॉर्ड ने एक शॉर्ट रेंज में लाइटनिंग स्पीड से मल्टीपल ट्रेजेक्टरी चेंजेस किए और मून वुल्फ के चेस्ट पर एक मैसिव वूंड खोल दिया। फ्रेश ब्लड बाहर फूट पड़ा। निंग ने तुरंत अपना सॉर्ड वापस घुमाकर मून वुल्फ के क्लॉ अटैक को ब्लॉक किया और क्लैश की फोर्स से पीछे हट गया। मून वुल्फ अब सच में डेथ का एहसास करने लगा था, लेकिन फाइट खत्म नहीं हुई थी। अब बीस्ट पूरी तरह ब्लड लस्ट मोड में चला गया। उसने सैवेज हाउल की और सीधा निंग पर चार्ज किया। निंग ने डॉज करते हुए फिर से स्वॉर्ड से उसकी चेस्ट पर एक और ह्यूज वुंड खोल दिया, लेकिन इस बार मून वुल्फ ने पेन इग्नोर कर दिया। उसका एक पॉ सीधा निंग की स्वॉर्ड पर क्रैश हुआ, दूसरा पॉ सीधा निंग के चेस्ट की तरफ आया। डिस्टेंस बहुत कम थी, निंग ब्लॉक नहीं कर पाया। उसने बस इंस्टिंक्टिवली अपना चेस्ट अंदर खींच लिया, लेकिन फिर भी मून वुल्फ के क्लॉज ने उसके बीस्ट स्किन क्लोथ्स फाड़ दिए और उसका चेस्ट चीर दिया। खून निकल पड़ा। निंग जोर से पीछे गिरा, जमीन पर स्लाइड हुआ और तुरंत डिस्टेंस बनाया। उसने मून वुल्फ को घूरते हुए समझा, यह स्पारिंग नहीं है, यहाँ एनिमी खुद को हर्ट करके भी तुझे मारने की कोशिश करेगा। उसका चेस्ट वुंड विजिबली हील होने लगा। खून रुक गया, फ्लैश क्लोज हो गई, धीरे धीरे नई स्किन बनने लगी। ये देखकर मून वुल्फ को भी समझ आ गया कि उसके सामने कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। निंग के लिप्स पर एक हल्की सी स्माइल आई। उसने अपने हाथ में एक और स्वॉर्ड निकाला। फिर उसने सीधा मून वुल्फ को देखकर कहा, कम अगेन। निंग एक शैडो की तरह फिर से मून वुल्फ की तरफ बढ़ा। मून वुल्फ ने भी जोर से गरजकर उसका सामना किया। दोनों बार बार एक दूसरे पर टूट पड़ते और हर एक्सचेंज में ऐसे वार होते जो सीधा मौत दे सकते थे। निंग के पास टेरिफाइंग स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग हीलिंग और फियर्स स्वर्ड स्टाइल था। दूसरी तरफ हाउलिंग मून वुल्फ के पास उसके दांत, क्लॉज और टेल थे, हर चीज एक डेडली वेपन जैसी। ऊपर से उसका बॉडी इतना बड़ा था कि नॉर्मल वेपन वुंड्स उसके लिए उतने डेंजरस नहीं थे। ऊपर व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर ईचवान ने हल्की सी रेयर स्माइल दिखाई, तो वो गोल्ड स्टार शर्ट का यूज सिर्फ अपने वाइटल पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। स्नो टेंशन में देख रही थी। उसके बेटे का पूरा बॉडी खून से भरा हुआ था। माँ होने के नाते वो कैसे वरी न करती। यीचुआन ने शांत आवाज में कहा, टेंशन मत लो, निंग ने अभी भी अपने वाइटल पॉइंट्स को गोल्ड स्टार शर्ट से कवर किया हुआ है। अगर वो हर्ट भी होता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा।
ज़्यादा से ज़्यादा एक हाथ या पैर चला जाएगा, लेकिन उसकी रीजेनरेटिव एबिलिटी से कुछ टाइम में वापस आ जाएगा। स्नो का चेहरा और भी टेंशन से भर गया। हाथ या पैर चला जाएगा, लेकिन वो भी जानती थी एक्सपर्ट बनने का रास्ता आसान नहीं होता। नीचे फाइट और भी वायलेंट हो गई। फील्ड गॉड बॉडी होने के बावजूद निंग अब जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके फर क्लोथ्स कई जगह से फट चुके थे और उसके बॉडी के वोन्स रैपिडली क्लोज हो रहे थे। मून वुल्फ ने एक डिस्पेयरिंग ग्राउल की। अब वो मुश्किल से खड़ा था। उसके दोनों पॉज कांप रहे थे, जैसे किसी भी मोमेंट गिर सकता हो। उसका पूरा बॉडी डजन्स ऑफ जायंट वुंड से भरा हुआ था। उसके हेड में एक स्पेशली विशियस पियर्स वुंड भी था। दोनों लेग्स टूट चुके थे। इस हाल में भी उसका खड़ा रह पाना ही एक बड़ी बात थी। निंग ने उसे देखकर धीरे से कहा, तू हार गया। उसने अपनी आंखों के कोने से खून साफ किया और शांत आवाज में बोला, मेरी स्ट्रेंथ असल में तुझसे ज्यादा है, लेकिन मेरी विक्ट्री इतनी डिफिकल्ट इसीलिए हुई क्योंकि तेरी ब्लड लेस्ट और वाइल्डनेस के सामने मैं पूरी तरह काम नहीं रह पाया। मैं अपनी फुल पावर निकाल नहीं पाया। उसने मून वुल्फ की आंखों में देखते हुए कहा, तू पहला मॉन्स्टर है जिसे मैंने कभी मारा है, इसीलिए मैं तुझे अपने सबसे पावरफुल अटैक के नीचे मरने दूंगा। उसी मोमेंट उसकी लेफ्ट हैंड में एक सेकंड स्वर्ड आ गई। अब वो ट्विन स्वर्ड्स पकड़े मून वुल्फ के सामने खड़ा था। अगला ही सेकंड, शाश, निंग ब्लर की तरह आगे बढ़ा। मून वुल्फ ने भी अपनी लास्ट हाउल के साथ उसका सामना किया। दो जायंट फ्लैशेस ऑफ लाइट चमके। पहले स्ट्राइक ने मून वुल्फ की बची हुई दूसरी अच्छी लेग को डिस्ट्रॉय कर दिया और अगले फ्लैश में उसके हेड पर एक ह्यूज क्रिस क्रॉस वूंड खुल गया। खून और ब्रेन मैटर हवा में उड़ गया। निंग ग्राउंड पर लैंड किया। हाउलिंग मून वुल्फ का जायंट बॉडी जोर से नीचे गिरा। उसके हेड की मैसिव वूंड से ब्रेन मैटर बाहर गिर रहा था। उसका वंस ब्यूटीफुल सिल्वर फॉर अब मड और ब्लड में लिपटा हुआ था। एक फील्ड गॉड ब्लड लाइन वुल्फ डिसेंडेंट मर चुका था। ऊपर से यी चुआन ने नीचे देखकर पूछा, कैसा फील हो रहा है? निंग ने ऊपर देखकर जवाब दिया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट जल रही थी। बहुत अच्छा, ये रोज करते हैं, दिन में एक बार। यी चुआन की आईलिड्स ट्विच कर गईं। तुझे लगता है पीक हाउटियन गॉड बीस्ट को पकड़ना आसान होता है? हर 3 दिन में एक बार, और ज्यादातर ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स बीस्ट होंगे। अगर गॉड बीस्ट मिल गया तो वो तेरी किस्मत होगी। मैं ड्रैगन कैसल के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स बीस्ट को तेरी ट्रेनिंग के लिए रिजर्व करवा दूंगा। निंग ने सीधा सिर हिला दिया। अगर वीक मॉन्स्टर्स बीस्ट मिले तो मैं सिर्फ इंटरनल फोर्स यूज करूंगा। उसकी फील्ड गॉड बॉडी की रॉ पावर इतनी डेंजरस थी कि ऑर्डिनरी पीक हाउटियन मॉन्स्टर्स बीस्ट को वो ब्रूट फोर्स से ही क्रश कर सकता था। इसीलिए उसके लायक ट्रेनिंग के लिए सिर्फ फील्ड गॉड ब्लड लाइन वाले गॉड बीस्ट ही सच में डेंजरस थे। और इसके बाद टाइम आगे बढ़ता गया। निंग एक के बाद एक मॉन्स्टर्स बीस्ट के साथ फाइट करता गया। हर बैटल के साथ उसका स्वर्ड टेक्निक और फुटवर्क और रिफाइंड होता गया। साथ ही साथ उसने ये भी सीखा कि लाइफ एंड डेथ बैटल में काम कैसे रहना है, क्योंकि अगर हार्ट काम ना हो तो इंसान अपनी फुल पावर कभी नहीं निकाल सकता। ऑटम आ चुका था। स्वॉलो माउंटेन की ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वीक ट्राइब्स के लिए सर्वाइवल और मुश्किल हो गया था। और जब डीप माउंटेन्स के मॉन्स्टर जोन पर सैवेज अटैक्स करते तो कई छोटे ट्राइब्स पूरी तरह से मिट जाते। इसी वक्त रम 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 धरती कांप रही थी। एक बैरन वेस्टलैंड पर ब्लैक आर्मर्ड राइलियोस का एक बड़ा ग्रुप अपने लॉन्ग फुट माउंट्स पर दौड़ रहा था। दूर से वो एक ब्लैक फ्लड जैसे लग रहे थे। अचानक एक कोल्ड कमांड आई, रुको। तुरंत 300 ब्लैक आर्मर्ड राइडर्स एक साथ रुक गए। एक राइडर रिस्पेक्टफुली बोला, कमांडर, ये वही जगह है जहां उस सर्पेंट मॉन्स्टर को लास्ट बार देखा गया था। ये शार्पहॉर्न ट्राइब का एरिया था। 3 दिन पहले उस मॉन्स्टर ने अचानक शार्पहॉर्न ट्राइब पर अटैक किया, 18 लोग खा गया और 100 से ज्यादा को मार दिया। शार्पहॉर्न ट्राइब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। फिर उसने आगे बताया, ये क्रीचर कुछ महीनों से डिजास्टर बना हुआ है। ये 1000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है और 10 से ज्यादा ट्राइब्स को डेवस्टेट कर चुका है। लेकिन ये सब छोटी ट्राइब्स थी। लॉजिक के हिसाब से ये या तो पीक हाउटियन गॉड बीस्ट है जिसमें फील्ड गॉड ब्लड लाइन है, या फिर एक नया GNTN डियर मॉन्स्टर। व्हाइट टाइगर पर बैठा फायरी रेड स्केल आर्मर में एक बियर्डेड मैन ने ठंडी नजर से सामने देखकर कहा, यह सर्पेंट मॉन्स्टर हमारे जी क्लैन ऑफ द वेस्ट प्रीफेक्चर के एरिया में खुलेआम डिस्ट्रक्शन मचा रहा है। इसे मारना ही होगा। फिर उसने ऑर्डर दिया, सब लोग 30 छोटी यूनिट्स में डिवाइड होकर सर्च शुरू करो। जैसे ही ये मिलता है तुरंत सिग्नल एरो फायर करना। जी। 300 राइडर्स ने एक साथ जवाब दिया और कुछ ही देर में वो 30 छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होकर अलग अलग डायरेक्शंस में निकल गए। 2 दिन बाद एक घने जंगल में ब्लैक आर्मर्ड राइडर्स का एक बड़ा ग्रुप एक जायंट सर्पेंट मॉन्स्टर को घेर के खड़ा था। वो एक मैसिव रेड सर्पेंट था जिसके टॉर्सो के आसपास सिल्वर लाइट चमक रही थी। उसके बॉडी पर 2 पेयर्स ऑफ क्लॉस थे, हर क्लॉ में 4 टोज, और उसकी रेड सर्पेंटाइन आइज बहुत टेरिफाइंग थी। लेकिन इस वक्त वो पूरी तरह एक जायंट नेट में फंसा हुआ था। चाहे जितना स्ट्रगल करे निकल नहीं पा रहा था। बियर्डेड मैन जोर से हंसा, स्टूपिड स्नेक,
इतनी आसानी से जिंदा पकड़ा गया। फिर उसने ऑर्डर दिया, इसे बांधो। तुरंत कई ब्लैक आर्मर्ड राइडर्स ने ब्लैक चेन्स उस सर्पेंट की तरफ फेंकी। कुछ ही मोमेंट्स में वो इतना टाइटली बाइंड हो गया कि न प्रॉपरली हिल सकता था, न अपना माउथ खोल सकता था। एक नियरबाय राइडर ने क्यूरियसली पूछा, कमांडर, ये किस टाइप का जायंट स्नेक है? इसके 2 क्लॉज क्यों हैं? बियर्डेड मैन हंसा। सर्पेंट टाइप क्रीचर्स में ब्लड लाइन्स बहुत मिक्स होती हैं। मैंने खुद 100 से ज्यादा फीन गॉड सर्पेंट्स देखे हैं। कुछ ब्लड लाइन्स प्योर होती हैं, इसलिए फेमस होती हैं और उनके नेम्स होते हैं, लेकिन ऐसे मॉन्ग्रिल म्यूटेंट गॉड बीस्ट का कोई नाम नहीं होता। फिर उसने उस सर्पेंट को ध्यान से देखते हुए कहा, यंग मास्टर को कुछ पावरफुल हाउटियन लेवल मॉन्स्टर्स बीस्ट चाहिए स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए। ये सर्पेंट मॉन्स्टर उसके काम आएगा। इसे वापस ले चलूं। ये कमांडर और कोई नहीं बल्कि ब्लाइंड फिश था, जी क्लैन का जी एंटियन आर्चर और निंग का इंस्ट्रक्टर। ब्लाइंड फिश निंग को लेकर काफी प्राउड था। अब तक आर्मी में ये बात वाइडली स्प्रेड हो चुकी थी। यंग मास्टर निंग मॉन्स्टर्स बीस्ट को मारकर अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग करता है। हर 3 दिन में एक बीस्ट मरने की वजह से काफी बीस्ट ड्रैगन कैसल में लाई जा रही थी और नेचुरली सोल्जर्स के बीच स्टोरीज चलने लगी थी। सपोजिटली उसने हाउटियन गॉड बीस्ट भी मार दिया है। ऑफ कोर्स मारा होगा। यंग मास्टर के पास डेफिनेटली कोई सुपर शार्प प्रेशियस वेपन होगा। उसका स्वॉर्ड स्टाइल एडवांस लेवल का है। अगर उसके पास प्रेशियस वेपन भी हो तो पीक हाउटियन गॉड बीस्ट को मारना मुश्किल नहीं है। आर्मी के बीच निंग को लेकर काफी लेजेंड्स चलने लगी थी। जी ली को तक लगने लगा था कि निंग किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेपन की वजह से ही गॉड बीस्ट को मार पा रहा है। ड्रैगन कासल के केज में एक पावरफुली बिल्ट ब्लैक स्पॉटेड मॉन्स्ट्रस बीस्ट जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके थिक फर कई जगह से फट चुकी थी और उसके जायंट वूंड से खून जमीन पर फैल गया था। निंग उसके पास खड़ा था, फ्राउन करते हुए कुछ सोच रहा था। उसके हाथ की स्वॉर्ड वैनिश हो गई। ज्यादातर पीक हुटियन मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी यूज करता था और ऑर्डिनरी डिसेंट वेपन से ही फाइट करता था, प्रेशियस वेपन से नहीं, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी अपनी फील्ड गॉड बॉडी के साथ प्रेशियस वेपन भी यूज करता तो ट्रेनिंग का पॉइंट ही खत्म हो जाता। तभी ऊपर से एक आवाज आई, जी निंग। निंग ने ऊपर देखा, उसके फादर ईचवान व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। निंग थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, फादर आप यहां? हाउलिंग मून वुल्फ वाली पहली फाइट के बाद उसके डजन्स ऑफ बैटल्स में ईचवान कभी पर्सनली देखने नहीं आए थे। ईचवान ने कामली कहा, मैं देखना चाहता था कि तेरी स्वॉर्ड प्ले कहां तक पहुंची है। क्या तू इनिशिएशन तक पहुंच गया? निंग ने सरगिला दिया, अभी नहीं। न रेन ड्रॉप सूत्रा के अटैक्स में, न थंडर फ्लेम स्वॉर्ड के अटैक्स में मैं एक्सपर्टीज लेवल तक पहुंच पाया हूं। रेन ड्रॉप सूत्रा में टोटल 9 अटैक टेक्निक्स थीं। थंडर फ्लेम स्वॉर्ड में टोटल 3 अटैक टेक्निक्स थीं। ये टेक्निक्स ऑर्डिनरी स्वॉर्ड मूव्स नहीं थे। अगर कोई इनमें डीपली ट्रेन करे तो कुछ मोमेंट्स के लिए वो वन विद द वर्ल्ड जैसा इफेक्ट ला सकता था, जिसे इनिशिएशन कहते थे। लेकिन इनिशिएशन का मतलब ये नहीं होता था कि बंदा सच में वन विद द वर्ल्ड लेवल तक पहुंच गया है। ट्रू वन विद द वर्ल्ड का मतलब था सिंपल से सिंपल मूव, जिसे चॉप, स्टैब, स्क्रेप भी वर्ल्ड की पावर को यूज करके किया जा सके, और वो लेवल अभी बहुत दूर था। ईचवान ने उसे देखकर कहा, स्वॉर्ड ट्रेनिंग में इतना कंटिन्यूसली खुद को प्रेस करने की जरूरत नहीं। आज स्प्रिंग ग्रास और ऑटम लीफ को ले जा और सिटी में घूमा। निंग ने ओबीडियंटली कहा, जी फादर। वो टनल के थ्रू बाहर निकल गया। डेड मॉन्स्टर्स बीस्ट की बॉडी बाद में कोई और कलेक्ट कर लेगा। वेस्ट प्रीफेक्चर सिटी एक बड़ा और बिजी सिटी था, जिसमें लाखों लोग रहते थे। स्प्रिंग ग्रास और ऑटम लीफ उसके साथ चल रही थी और दोनों क्लियरली बहुत खुश थीं। यंग मास्टर, बहुत टाइम हो गया हमें बाहर ऐसे घूमे हुए, दोनों ने खुशी से कहा। निंग मुस्कुराकर स्ट्रीट पर चल रहा था। ये सिटी की सबसे बसलिंग स्ट्रीट्स में से एक थी। मर्चेंट स्टॉल्स, ट्रेड, लोगों का शोर, बार्गेनिंग, हर तरफ लाइफ थी। किसी स्टॉल पर स्लेव्स बिक रहे थे, कहीं बीस्ट फर्स, कहीं वेपन्स, कहीं पॉइजनस हर्ब्स, कहीं सीक्रेट मैनुअल्स, कहीं मॉन्स्टरस बीस्ट तक। एक लव वॉइस आसपास गूंजी, इस प्रेशियस वेपन के लिए हमारे ट्राइब के 100 से ज्यादा वॉरियर्स मारे गए। हम इसे 30 बीस्ट हेड से कम में नहीं बेचना चाहते थे, और तुम 10 में लेना चाहते हो। कम से कम 100 बीस्ट हेड्स ऑफ गोल्ड। निंग क्यूरियस होकर उधर देखने लगा। वहां 3 स्ट्रॉन्ग मैन खड़े थे, पिच ब्लैक फर्स पहने हुए। उनमें से एक के आर्म पर एक ब्लैक स्नेक कॉइल हुआ था। वो लाउडली अनाउंस कर रहा था, 100 बीस्ट हेड्स ऑफ गोल्ड, जो देगा वो ले जाएगा। लोग आसपास खड़े देख रहे थे। स्प्रिंग ग्रास और ऑटम लीफ दोनों ने धीरे से कहा, कितना ग्रीडी है। निंग भी थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। 100 बीस्ट हेड्स का मतलब ह्यूज अमाउंट था। लेकिन फिर उसकी नजर उस वेपन पर पड़ी और उसने तुरंत स्टेप फॉरवर्ड किया। लेट मी टेक अ लुक। आसपास के लोग तुरंत साइड हो गए। यंग मास्टर, जी क्लैन का यंग मास्टर, रेन ड्रॉप स्वॉर्ड का बेटा,
लोगों ने रिस्पेक्ट से जगह छोड़ दी। स्नेक वाले आदमी के पैर के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसने तुरंत वेपन दोनों हाथों से रिस्पेक्टफुली निंग की तरफ बढ़ा दिया। ऑनर्ड यंग मास्टर, प्लीज। वो और उसके दोनों साथी क्लियरली नर्वस थे। उन्हें डर था कि इतने हाई स्टेटस का बंदा उनका वेपन बस उठाकर ले ना जाए। निंग ने वेपन हाथ में लिया। उसका वेट फील करते ही उसका हाथ थोड़ा नीचे हुआ। ये एक पिच ब्लैक स्वॉर्ड सेट था। सिंपल, प्लेन, ब्लैक शीथ। लेकिन ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि एक शीथ के अंदर 3 स्वॉर्ड्स थीं। 1 शबार्ड 3 स्वॉर्ड्स। निंग जेन्युइनली सरप्राइज हो गया। उसने स्वॉर्ड्स को बाहर निकाला। क्लैंग। जैसे ही 3 स्वॉर्ड्स निकली, एक कोल्ड फ्लैश चमका। उनकी सरफेस पर एंशिएंट ब्रोकन रून्स हल्की सी ग्लो कर रही थी। निंग ने स्वॉर्ड्स को ध्यान से देखा, फिर धीरे से सर हिलाकर बोला, व्हाट अ पिटी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये पहले एक मैजिक ट्रेजर था, शायद किसी इमॉर्टल प्रैक्टिशनर के 3 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स, लेकिन अब उसके रून्स ऑलमोस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है। यानी ये अब एक प्रॉपर मैजिक ट्रेजर नहीं रहा, बस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली शार्प वेपन बनकर रह गया था। निंग ने कैजुअली अपनी फिंगर उसकी ब्लेड पर टेस्ट की। स्नेक वाले आदमी ने तुरंत घबराकर बोला, केयरफुल, बहुत शार्प है। निंग के फिंगरटिप्स की स्किन हल्की सी वाइब्रेट हुई। उसकी आंखों में तुरंत सरप्राइज आ गया। उसका गोल्ड स्टार शर्ट उसके स्किन के हर इंच को प्रोटेक्ट कर रहा था, और फिर भी ये ब्लेड उस डिफेंस को फील करा रही थी। अगर फोर्स से यूज करे तो शायद गोल्ड स्टार शर्ट को भी पियर्स कर सकती थी। निंग ने अंदर ही अंदर सोचा, इतनी शार्प वेपन मैंने सिटी में कभी नहीं देखी। उसने सीधा उस आदमी की तरफ देखा। मैं ये वेपन खरीदता हूं। वो आदमी एकदम एक्साइटेड और नर्वस दोनों हो गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि निंग ने हाथ घुमाया और उसकी पाम में एक छोटा सा ब्लूइश टिंज्ड गोल्ड का पीस आ गया। उसने सीधा उस आदमी की तरफ फेंक दिया। लो। स्नेक वाले आदमी और उसके दोनों साथी उस छोटे से मेटल पीस को देखकर एक सेकंड के लिए ऑलमोस्ट रो ही पड़े। बस इतना सा, ये तो प्योर गोल्ड भी नहीं लग रहा। तीनों ऑलमोस्ट बेग करने लगे, लेकिन अगले ही मोमेंट आसपास के लोग चिल्लाए, तुम लोग बेवकूफ हो गया, ये थंडर गोल्ड है। मैं उस पीस के लिए 100 बीस्ट हेड्स ऑफ गोल्ड देने को तैयार हूं। मैं 160 बीस्ट हेड्स तक दूंगा। तुरंत आसपास के लोग उस पीस के लिए बिडिंग करने लगे। अब तीनों ट्राइबल मैन को समझ आया कि उनके हाथ में कितनी प्राइसलेस चीज है। उनके चेहरे शौक और खुशी से भर गए। थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू माइटी यंग मास्टर। वो तीनों इतने ग्रेटफुल हो गए कि ऑलमोस्ट झुक गए। निंग हल्का सा चकल करते हुए उस शीथ और 3 स्वॉर्ड्स को अपनी कैल स्टोन पे रख लेता है। उसके पास लिमिटेड स्टोरेज स्पेस था, इसलिए वो ज्यादा गोल्ड कैरी नहीं करता था। जो भी होता था प्रेशियस ट्रेजर्स में होता था। बाद में हॉल में जी ईचॉन मास्टर सीट पर बैठे थे, स्नो उनके लेफ्ट पर। निंग जल्दी जल्दी अंदर आया। फादर, मदर। ईचॉन ने उसे देखकर फ्राउन किया। बाहर घूमते हुए टाइम का ध्यान नहीं रखा। निंग सीधा चुप हो गया और अपनी यूजुअल जगह बैठकर खाना शुरू कर दिया। उसका एपेटाइट अब भी मॉन्स्ट्रस था। स्नो हंसी रोक नहीं पाई जब उसने देखा कि निंग कैसे टॉर्नेडो की तरह टेबल साफ कर रहा है। खाते खाते निंग को अपना नया वेपन याद आया। उसने तुरंत कहा, फादर, मदर, आज मुझे सिटी में एक प्रेशियस वेपन मिला और मैंने उसे खरीद लिया। जी चॉयन ने सीधा कहा, प्रेशियस वेपन? हमारे वेस्ट प्रीफेक्चर के ट्रेजर हाउस में ऑलरेडी प्लेंटी ऑफ प्रेशियस वेपन्स हैं। तू पहले ही 2 सिलेक्ट कर चुका है। सिटी के ल्योली पेडलर्स के पास क्या खास होगा? लेकिन निंग ने सीरियस टोन में कहा, फादर, जो वेपन मैंने आज खरीदा है वो मेरे रेजिडेंस के प्रीवियस प्रेशियस वेपन से बहुत सुपीरियर है। ईच वन ने अब इंटरेस्ट लिया। निंग ने समझाया, ये एक डैमेज्ड स्वॉर्ड टाइप मैजिक ट्रेजर है। इसके रून्स डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, इसलिए ये सिर्फ एक शार्प वेपन की तरह यूज हो सकता है। लेकिन ये इतना शार्प है कि अगर मैं फोर्स से यूज करूं तो गोल्ड स्टार शर्ट को भी पियर्स कर सकता है। गोल्ड स्टार शर्ट को पियर्स कर सकता है। ईच वन सच में सरप्राइज्ड हो गए। दिखा। निंग ने वेपन उनके सामने प्रेजेंट किया। ईच वन ने शीथ और स्वॉर्ड्स को ध्यान से देखा, फिर 3 स्वॉर्ड्स बाहर निकाली। उन्होंने रून्स ऑब्जर्व की और कहा, रून्स ऑलमोस्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है, लेकिन फील से लगता है ये सच में एक फ्लाइंग स्वॉर्ड मैजिक ट्रेजर था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अनफॉर्चुनेटली ये डैमेज्ड मैजिक ट्रेजर है। मोस्ट डैमेज्ड मैजिक ट्रेजर्स ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होते, अक्सर उन्हें बस मटेरियल्स के लिए तोड़ दिया जाता है। निंग ने हाँ में सर हिला दिया। फिर ईचवान ने स्वॉर्ड के पिप को अपनी फिंगर से लाइटली टच किया। 1 सेकंड में उनकी फिंगर टिप से खून की एक पतली लाइन निकली। उनके चेहरे पर शौक आ गया। क्या शार्प स्वॉर्ड है। उन्होंने तुरंत स्नो को दिया। स्नो देखो, क्या तुम पहचान सकती हो कि ये कहां से आया है? स्नो ने बहुत ध्यान से देखा। काफी देर बाद उसने सर हिला दिया। नहीं। निंग ने जल्दी से पूछा, मदर, अगर ये डैमेज्ड ना होता तो क्या ये रैंक्ड ट्रेजर होता? स्नो ने बिना हेजिटेट किए कहा,
ऑफ कोर्स, इसकी करंट शार्पनेस ही कुछ अनरैंक्ड मैजिक ट्रेजर्स के बराबर है। अगर ये अनडैमेज्ड होता तो डेफिनेटली रैंक्ड ट्रेजर होता। बस एग्जैक्टली कौन सा रैंक ये शायद स्वॉलो माउंटेन में कोई नहीं बता सकता। निंग ने यह सुनकर अंदर ही अंदर और खुशी फील की। ईचवान ने फिर कहा, ग्रैंड जिया डायनेस्टी की हिस्ट्री ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। इतनी पुरानी सिविलाइजेशन में काउंटलेस ट्राइब्स राइज और फॉल हुए हैं। इसीलिए पुराने वॉर्स और यूएंस में से मैजिक ट्रेजर्स मिलना रेयर नहीं। हमारे जी क्लैन के पास भी हंड्रेड्स ऑफ डैमेज्ड मैजिक ट्रेजर्स हैं, लेकिन कोई डैमेज्ड मैजिक ट्रेजर इतना शार्प हो ये रेयर है। ये तेरे लिए बहुत सूटेबल है। स्नो ने भी ऐड किया, निंग, फ्यूचर में जब तू सियांटियन लेवल पर की रिफाइनर बनेगा और किसी अनरैंक्ड मैजिक ट्रेजर में अपनी लाइफ एनर्जी डालेगा, तब भी शायद उसका पावर इन स्वॉर्ड से कम हो। निंग के दिल में एक्साइटमेंट और बढ़ गया। उसने सोचा ये वेपन उसके साथ लॉन्ग टर्म रहने वाला है, तो इससे नाम भी मिलना चाहिए। और फिर उसने डिसाइड किया, डार्क नॉर्थ स्वॉर्ड्स। उस नाम के पीछे एक इमोशनल रीजन था। उसके फादर ईचवान जब अपनी युद्ध में दुनिया में घूम रहे थे, तब वो नॉर्थ की तरफ एक एंडलेस ओशन तक गए थे, डार्क नॉर्थ सी। वहीं उनकी मुलाकात स्नो से हुई थी। वहीं दोनों साथ ट्रैवल किए, वहीं लाइफ एंड डेथ बैटल्स फेस किए, वहीं उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ, और वहीं निंग कंसीव हुआ। इसीलिए डार्क नॉर्थ नाम निंग के लिए स्पेशल था। उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर कहा, फादर, मदर, मैंने इसका नाम डिसाइड कर लिया है। इसका नाम होगा डार्क नॉर्थ स्वॉर्ड्स। लेकिन उसी वक्त स्वॉलो माउंटेन के एक और एरिया में, जिसका नाम था सरपेंट विंग लेक, वहां कुछ और ही चल रहा था। ये एक ह्यूज लेक था, इतना बड़ा कि एक साइड से दूसरी साइड नजर तक नहीं आती थी। और जैसे कहते हैं, डीप माउंटेन्स और मैसिव लेक्स में हमेशा मॉन्स्टर्स होते हैं। ये बात बिल्कुल सच थी। सरपेंट विंग लेक के अंदर काउंटलेस मॉन्स्टर्स रहते थे, और उन सब पर राज करता था एक टेरिफाइंग डायर मॉन्स्टर, सरपेंट विंग। ये एक एंशिएंट मॉन्स्टर था, 1000 साल से ज्यादा पुराना। इसके पास नेचुरल फ्लाइट थी। ये वाटर और पॉइजन दोनों कंट्रोल कर सकता था, और ये इतना डेंजरस था कि उसका नाम ही फियर क्रिएट करता था। लेक के सेंटर में एक छोटा सा आइलैंड था, उसका लेयर। वहां एक जायंट ब्लैक कॉइल्ड सर्पेंट अपनी मैसिव विंग स्प्रेड किए खड़ा था। उसकी स्कारलेट आईज के सामने कई मॉन्स्ट्रस बीस्ट्स घुटनों पर या जमीन पर झुके हुए कांप रहे थे। उनके आसपास 100 से ज्यादा फ्रोजन मॉन्स्ट्रस बीस्ट कॉप्सेस पड़े हुए थे। सडनली रोर! सरपेंट विंग ने फ्यूरियस रॉर की। सारे मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा डर गए। फिर वो जायंट सर्पेंट मिस्ट में डिसॉल्व हुआ, और अगले मोमेंट एक ब्लैक क्लोथ्ड मैन की फॉर्म में खड़ा था। उसकी आंखों में ड्रीफ और रेज दोनों जल रहे थे। उसने दांतों को कसकर कहा, मेरे 92 बेटे थे, ज्यादातर ग्रो होते होते मर गए, सिर्फ 16 बचे। उनमें से भी सिर्फ एक में फील्ड गॉड ब्लड लाइन थी, मेरा सबसे प्यारा बेटा रेड टिप। उसकी आवाज में दर्द था। उसने ग्राउल करते हुए कहा, रेड टिप, मैंने तुझे कितनी बार मना किया था कि ज़ेनांटियन लेवल से पहले बाहर मत जा। ह्यूमंस का टेस्ट डिलिशियस होता है, लेकिन अगर ज्यादा ह्यूमंस को खाओगे तो जी क्लैन तुझे टारगेट करेगा। लेकिन उसका बेटा रेड टिप चुपके चुपके बाहर जाकर ह्यूमंस खाता रहा, और अब वो मर चुका था। सरपेंट विंग के लिए ये सिर्फ एक बेटा नहीं था, ये उसका सबसे प्रेशियस चाइल्ड था। एक ऐसा चाइल्ड जिसमें फील्ड गॉड ब्लड लाइन थी, जिसमें ह्यूज फ्यूचर था, और अब वो गया। ब्लैक क्लोथ मैन ने रेज और पेन के साथ ग्राउल किया, रेड टिप, मैं तुझे वापस लाऊंगा। अगला ही सेकंड वो फिर से जायंट विंग्ड सर्पेंट में ट्रांसफॉर्म हुआ, आसमान में उठा और एक ब्लैक शैडो की तरह क्लाउड्स के अंदर डिसअपीयर हो गया। डार्क नॉर्थ स्वॉर्ड्स का नाम डिसाइड करने के बाद स्टोरी रुकती नहीं। दूर स्वॉलो माउंटेन के एक और हिस्से में एक ऑर्डिनरी ट्राइब अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। उनके आसपास 6 मीटर ऊंची फेंसेस बनी हुई थीं, टाइटली कनेक्टेड, ताकि बीस्ट स्वॉर्म्स अंदर ना आ सकें। अंदर स्टोन हाउसेस, वुडन हाउसेस और फर क्लैड लोग अपनी डेली लाइफ में बिजी थे। एक नॉर्मल ट्राइब जिसमें कुछ 1000 लोग रहते थे। लेकिन जंगल के अंदर एक ब्लैक रोब्ड मैन धीरे धीरे उस ट्राइब की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक ही चीज थी, अपने बेटे की तलाश। यही एरिया है जहां मेरा बेटा पकड़ा गया था, और ये सबसे पास वाला ट्राइब है। वो सीधा ट्राइब के मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। गेट बंद था। 2 तरफ आर्चर टावर्स थे, और हर टावर पर 5 वॉरियर्स रेडी खड़े थे, बोज ऑलरेडी ड्रॉन, एरोज रेडी। हल्ट! हॉल्ट!
एक वॉरियर ने जोर से चिल्लाकर पूछा, आउटसाइडर, अपना पर्पस बताओ। लेकिन ब्लैक रोब्ड मैन ने बस एक बार उसकी तरफ देखा, जैसे किसी चींटी को देख रहा हो, और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। वॉरियर्स का गुस्सा बढ़ गया। मार दो इसे। बैंग बैंग बैंग। एक साथ 10 एरोज हवा में छूट गए। हर एरो इतना पावरफुल था कि बोल्डर तोड़ दे, ट्री गिरा दे। लेकिन जैसे ही एरोज उसके पास पहुंचे, जिजी, उनके शाफ्ट्स क्रैक होने लगे और अगले ही मोमेंट वो डिसइंटीग्रेट हो गए, जैसे उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। वो आदमी बस चलता रहा। अब टावर पर खड़े वॉरियर्स को समझ आ गया, ये नॉर्मल इंसान नहीं है। तुरंत अलार्म हॉर्न बजाया गया। वो वो वो। पूरे ट्राइब में आवाज गूंज उठी। हर आदमी, चाहे औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा, सब वेपन्स लेकर बाहर आने लगे। इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए सबको फाइटर बनना पड़ता था। लेकिन श्वा, एक ही मोमेंट में मैसिव ब्लैक आयरन वुड गेट ब्लास्ट हो गया। लकड़ी के टुकड़े हर तरफ उड़ गए। हर एक स्प्लिंटर एरो से भी ज्यादा डेडली था। गेट के पास खड़े डजन्स वॉरियर्स वहीं मर गए या क्रिपल हो गए। खून जमीन पर फैल गया। लेकिन ट्राइब के वॉरियर्स डरे नहीं, उल्टा और जोर से गरज कर चार्ज करने लगे। तभी रुको, एक व्हाइट हेड ओल्ड मैन ब्लर की तरह आगे आया। ये ट्राइब का लीडर था। उसने रिस्पेक्टफुली बो किया। माइटी हीरो, हम गोल्ड ब्लेड ट्राइब आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? उसने तुरंत समझ लिया था, जो आदमी गेट तोड़ सकता है बिना टच किए, वो ज़ेयांटियन लेवल लाइफ फॉर्म है, और ऐसे लोग जी क्लैन में भी हाईएस्ट स्टेटस रखते हैं। ब्लैक रोब्ड मैन आराम से अंदर आया। उसने सीधा पूछा, रिसेंटली कोई सरपेंट मॉन्स्टर देखा है? ओल्ड मैन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, एक सरपेंट मॉन्स्टर में कई ट्राइब्स को डिस्ट्रॉय किया। फिर जी क्लैन के ब्लैक आर्मर्ड राइडर्स आए और उससे डील किया। ब्लैक रोब्ड मैन की आंखों में कोल्ड लाइट चमकी। जी क्लैन। उसने फिर पूछा, मारा या पकड़ा? ओल्ड मैन ने कहा, जिंदा पकड़ा गया, अब शायद वेस्ट प्रीफेक्चर सिटी में होगा। ये सुनकर उस आदमी के अंदर रेज जल उठा। वेस्ट प्रीफेक्चर सिटी, डायर मॉन्स्टर्स के लिए सबसे डेंजरस जगह। वहां जी क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट्स रहते थे। अगर उसका बेटा वहां है तो उसे वापस लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तब उसने धीरे से पूछा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? ओल्ड मैन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने समझ लिया, मॉन्स्टर, और वो भी ह्यूमन फॉर्म वाला डायर मॉन्स्टर। अचानक टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। फ्रॉस्ट हवा में फैलने लगा। स्नो जैसी पार्टिकल्स गिरने लगीं। जो वॉरियर्स पास थे वो तुरंत फ्रीज हो गए और फिर क्रैक, आइस के टुकड़ों में टूट गए। भागो, अ डायर मॉन्स्टर! ट्राइब के लोग चिल्लाकर भागने लगे। कुछ वॉरियर्स फिर भी हिम्मत करके अटैक करने आए, लेकिन जैसे ही वो पास आए, उनके बॉडी पर आइस जम गई और वो स्टैचूज बन गए। ओल्ड मैन अपनी इंटरनल एनर्जी से फाइट कर रहा था। उसने चीख कर कहा, तुम जी क्लैन को प्रोवोक कर रहे हो। ब्लैक रोब्ड मैन की आंखों में रेड ग्लो आया। प्रोवोक? वो सरपेंट मॉन्स्टर मेरा बेटा था, मेरा सबसे प्यारा बेटा। मैं सिर्फ प्रोवोक नहीं करूंगा, मैं वेस्ट प्रीफेक्चर सिटी में घुसकर उसे वापस लाऊंगा। अगला ही मोमेंट, रोर! वो आदमी एक जायंट विंग्ड सर्पेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। मैसिव बॉडी, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स लॉन्ग, 2 ह्यूज विंग्स जो आसमान को कवर कर दें। ट्राइब के लोग नीचे से देखकर कांप गए। इट्स सर्पेंट विंग लेक का डायर मॉन्स्टर। अब कोई फाइट करने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। सब सिर्फ डर से जम गए। सर्पेंट विंग ने गरज कर कहा, सब मर जाओ। उसने अपना मुंह खोला और एक फ्रीजिंग ब्लैक पॉइजनस विंड बाहर निकाली। हू! पूरा 10 किलोमीटर एरिया उस विंड से कवर हो गया। जमीन की लहर तक उड़ गई। हाउसेस कोलैप्स हो गए। लोग अपनी गर्दन पकड़कर गिरने लगे। बॉडीज ब्लैक होने लगी। एक माँ अपने बच्चे को पकड़कर रो रही थी। एक वॉरियर ने लास्ट ब्रेथ में चीख कर कहा, जी क्लैन हमें बदला लेगा। और फिर सब खत्म। पूरा गोल्ड ब्लेड ट्राइब 10 किलोमीटर एरिया के साथ डेड वेस्टलाइन बन गया। कोई आवाज नहीं, कोई जिंदा नहीं, सिर्फ डेथ। सरपेंट विंग ने एक बार नीचे देखा, फिर आसमान में उड़ गया। रात हो चुकी थी। दूर वेस्ट प्रीफेक्चर सिटी दिख रहा था। एक ब्लैक शैडो साइलेंटली सिटी वॉल्स क्रॉस कर गया। ये सरपेंट विंग था, अपने ह्यूमन फॉर्म में। वो स्टेल्थ में सिटी में घुस गया। माय चाइल्ड, तू कहाँ है? उसने पूरे सिटी में सर्च करना स्टार्ट किया,
लेकिन जल्दी ही उसे पता चला जो मॉन्स्टर्स रिंदा पकड़े जाते हैं उन्हें इनर सिटी में रखा जाता है, और इनर सिटी जी क्लैन का बेस था। वहां xiantian एक्सपर्ट्स भरे हुए थे, वहां घुसना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सिटी में घुसना इजी है, इनर सिटी में घुसना इम्पॉसिबल। सरपेंट विंग ने प्लान बदला। वो आसमान में उठा, फॉग क्रिएट की और क्लाउड्स के पीछे छुपकर पूरी सिटी को ऑब्जर्व करने लगा। वो वेट कर रहा था सही मूवमेंट का। उसी रात ड्रैगन कासल में निंग का 3 डेज साइकिल केज बैटल डे था। सब लोग उसे रिस्पेक्ट से देख रहे थे। यंग मास्टर, यंग मास्टर। अब सबको लगने लगा था कि निंग फ्यूचर प्रीफेक्चर लॉर्ड बन सकता है। निंग ने कैजुअली कहा, सबसे स्ट्रांग मॉन्स्टर लाओ। वन आर्म्ड ओल्ड मैन बोला, आज एक स्पेशल मॉन्स्टर आया है, ब्लाइंड फिश लाया है, फील्ड गॉड ब्लड लाइन वाला। निंग के फेस पर एक्साइटमेंट आ गया। परफेक्ट, आज मजा आएगा। बीस्ट टनल का गेट ओपन हुआ। अंदर से एक फेंट लाइट दिख रही थी। चेन्स खोली गई, क्लैंग क्लैंग, एक एक चेन गिरती गई और फाइनली पूरा अपैरेटस गिर गया। वो जायंट रेड सर्पेंट फ्री हो गया। उसने सीधा वन आर्म्ड एल्डर को घूरा, फिर हाई स्पीड से केज की तरफ निकला और कुछ सेकंड्स में वो निंग के सामने था। एक जायंट रेड सर्पेंट, उसकी आंखों में हंगर, उसके मुंह से सलाइवा टपक रहा था। उसने निंग को देखा और तुरंत समझ गया कि ये प्रे सबसे डिलीशियस होगा। और केज के बीच निंग खड़ा था, रेडी। निंग ने अपने सामने खड़े उस जायंट रेड सर्पेंट को ध्यान से देखा। उसने धीरे से बोला, पूरा बॉडी ब्लड रेड, लेकिन चेस्ट के पास के स्केल्स ब्राइट सिल्वर है, रेड आईज और इसके 2 क्लॉज भी हैं। जायंट रेड स्नेक धीरे धीरे सरकता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसने अपना मैसिव हेड ऊपर उठाया और निंग को घूर कर देखा। उसके अंदर एक नेचुरल एरोगेंस थी। उसके हिसाब से सामने खड़ा ये ह्यूमन बस एक वीक प्रे था। उसने निंग को सीरियसली लिया ही नहीं। निंग ने हल्की सी स्नॉट की, उसने सांस ली और उसके चेस्ट से निकली हवा 2 विजिबल एनर्जी स्ट्रीम्स बन गई। उसका पूरा बॉडी हल्का सा रेड ग्लो करने लगा। एक पावरफुल ऑरा उसके अंदर से निकलने लगा। जायंट रेड स्नेक 1 सेकंड के लिए शॉक हो गया। अब उसे फील हुआ सामने वाला लड़का वीक नहीं है, उसका ऑरा उसके बराबर का है। निंग ने कामली कहा, काफी टाइम हो गया रेन ड्रॉप सूत्रा प्रैक्टिस किए हुए, आज तू ही काम आ जा। अगला ही मोमेंट वो डजन्स ऑफ मीटर्स आगे ब्लिंक जैसा मूव कर गया। उसका स्वॉर्ड लाइटनिंग की तरह स्नेक की तरफ गया। स्नेक ने तुरंत अपने क्लॉ से उस पर आंख में अटैक किया। शुआ शुआ शुआ, स्वॉर्ड फ्लैशेस एक फॉग जैसी लग रही थीं। हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइक्स एक के बाद एक गए। स्नेक ने सिर्फ 3 वाइटल अटैक्स डॉच किए, बाकी सब सीधा बॉडी पर लिए। उसके स्केल्स पर बस व्हाइट मार्क्स आए। इससे स्नेक और केयरलेस हो गया। उसने सोचा ये लड़का इतना डेंजरस नहीं है। तभी एक अजीब सा वाइब्रेशन हुआ। निंग का स्वॉर्ड हवा को कट करता हुआ सीधा स्नेक के चेस्ट पर गया और एक ही स्ट्राइक में 2 मीटर लंबा डीप वूंड खुल गया। स्केल्स टूट गए, मसल्स फट गए, खून फाउंटेन की तरह निकला। रॉर! स्नेक शॉक में चिल्ला उठा। उसे समझ नहीं आया, अभी तक वीक लग रहा था, सडनली इतना पावरफुल कैसे हो गया। निंग अब पहले वाला इनएक्सपीरियंस लड़का नहीं था। हंड्रेड्स ऑफ मॉन्स्टर बैटल्स के बाद उसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पर था। वो एक्चुअली अभी सिर्फ हाफ स्ट्रेंथ यूज कर रहा था, लेकिन उसका फुटवर्क और स्वॉर्ड टेक्निक इतनी रिफाइंड थी कि वो डिसएडवांटेज में नहीं था। उसने एक के बाद एक टेक्निक्स यूज करनी शुरू की। सबसे पहले ड्रिजलिंग रेन, कंटिन्यूस अटैक चेन, लेकिन स्नेक पर इसका कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ। फिर उसने यूज किया रेन लाइन, ये एक पावरफुल किलिंग मूव था, इसी से उसने पहले बड़ा वूंड दिया था। फिर रेन ड्रॉप पियर्सेस रॉक्स, डीप पेनिट्रेशन अटैक। फिर स्नेक के वाइल्ड अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए थिन स्ट्रीम्स फ्लो फॉरएवर। रेन ड्रॉप सूत्रा में टोटल 9 स्टैंसेस थे। ड्रिजलिंग रेन, टेम्पेस्ट कर्टन, थिन स्ट्रीम्स फ्लो फॉरएवर, वाटर टाइट, रेन लाइन, एटर्नली फ्रेश वाटर फ्लो, मर्सिलेस वाटर फ्लो, रेन ड्रॉप पियर्सेस रॉक्स। कुछ अटैक और कुछ डिफेंस और दोनों मिक्स्ड भी। इस टेक्निक की डेप्थ इतनी ज्यादा थी कि निंग खुद अमेज्ड होता था। उसके फादर यचवान ने मास्टरी अचीव कर ली थी, फिर भी वो आज तक इस टेक्निक को स्टडी कर रहे थे क्योंकि इसका डेप्थ एंडलेस था। फाइट के बीच भी निंग ऑब्जर्व कर रहा था, थिन स्ट्रीम्स फ्लो फॉरएवर को और फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। दूसरी तरफ जायंट रेड स्नेक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे समझ आ गया था ये लड़का उसे प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहा है। उसके बॉडी पर वुंड्स बढ़ रहे थे, लेकिन कोई भी फेटल नहीं था और सामने वाला लड़का बस थोड़ा सा इंजर्ड हो रहा था और तुरंत हील हो रहा था। उसके अंदर फियर भी आने लगा और गुस्सा भी, लेकिन उसकी प्राइड अलाउ नहीं करती थी कि वो ऐसे मर जाए। अचानक स्नेक ने एक अर्थ शेकिंग रोर किया। उस रोर में रेज था, पेन था और एक बात क्लियर थी, ये उसका लास्ट फाइट हो सकता है।
उस रोर की आवाज आसमान तक गई। जी क्लैन के इनर एरिया के ऊपर क्लाउड्स में सर्पेंट विंग छुपा हुआ था। रोर उस तक पहुंची, वीक थी लेकिन फेमिलियर थी। एक सेकंड में उसकी आंखें फैल गई। रेड टिप, मेरा बेटा। उसने तुरंत डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर ली। उसने केज बिल्डिंग को पहले भी देखा था लेकिन समझ नहीं पाया था। अब उसे पता चल गया, उसका बेटा वहीं है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो क्लाउड्स के अंदर से सीधा नीचे डाइव कर गया। नीचे केज में निंग ने भी उस रोर को फील किया। उसने तुरंत सेकंड स्वॉर्ड निकाली। मरना चाहता है? ठीक है। अगला ही सेकंड निंग एक स्टॉर्म की तरह आगे बढ़ा। स्वॉर्ड लाइट फ्लैश हुई, एक साथ मल्टीपल टेक्निक्स यूज हुई। थंडर फ्लेम स्वॉर्ड, थंडर फ्लैश फ्लिंट, ब्लेजिंग थंडर क्लैप, रेन ड्रॉप सूत्रा, मर्सिलेस वाटर फ्लो, रेन ड्रॉप पियर्सेस रॉक्स। एक ही मोमेंट में स्नेक के हेड में एक डीप होल बन गया। उसकी आंखें धीरे धीरे डिम हो गई। उसका जायंट बॉडी कोलैप्स हो गया। जमीन हिल गई, खून फैल गया। रेड टिप मर चुका था। निंग उसके पास खड़ा था। वो कामली वूंड इंस्पेक्ट कर रहा था। ब्लेजिंग थंडर क्लैप काफी पावरफुल है, ऑलमोस्ट बॉडी को स्प्लिट कर दिया। रेन ड्रॉप पियर्सेस रॉक्स, स्कल इजीली पियर्स हो गया। वो अपनी टेक्निक्स एनालाइज कर रहा था। तभी उसने ऊपर देखा और जम गया। क्लाउड्स के अंदर से एक मैसिव विंग सर्पेंट नीचे आ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, किलिंग इंटेंट। निंग समझ गया, ये उसको मारने आया है। नॉट गुड, भागना पड़ेगा। वो तुरंत टर्न हुआ लेकिन एग्जिट टनल बंद था। केज बैटल्स में एस्केप अलाउड नहीं होता और उसने अभी तक ऑर्डर भी नहीं दिया था गेट खोलने का। टाइम खत्म हो चुका था। निंग ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड्स चेंज की, डार्क नॉट स्वॉर्ड्स। ब्रेक! वो फुल पावर से चेन्स पर अटैक करने लगा। फादर! उसने जोर से चिल्लाया लेकिन उसकी आवाज स्लो थी और ऊपर से आता हुआ मॉन्स्टर उससे भी फास्ट। चेन्स टूट रही थीं लेकिन बहुत ज्यादा थीं। एक सेकंड का टाइम चाहिए था लेकिन उसके पास एक सेकंड भी नहीं था। अचानक बूम! सर्पेंट विंग की विंग्स ने केज नेट को तोड़ दिया और सीधा निंग पर अटैक किया। अपनी जान दे मेरे बेटे के बदले। निंग ने डॉज किया और डबल स्वॉर्ड से डिफेंड किया। थिन स्ट्रीम्स फ्लो फॉरएवर, मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्वॉर्ड डिफेंस। लेकिन बैंग! इम्पैक्ट इतना पावरफुल था, निंग के रिस्ट बोन्स क्रैक हो गए। अगला ही सेकंड विंग ने उसके लेफ्ट आर्म को काट दिया। खून उड़ गया, उसका बॉडी वॉल से टकरा गया। उसने खून थूक दिया। सर्पेंट विंग सेकंड अटैक के लिए रेडी था। इसी मोमेंट निंग ने चांस लिया। वो एक जंप में ब्रोकन केज से बाहर निकल गया। फुल स्पीड, शैडो विंड स्टेप्स। वो भाग रहा था तभी पीछे से एक मैसिव शैडो आई। सर्पेंट विंग की टेल। उसका स्पीड और पावर विंग्स से भी ज्यादा डेंजरस था। हवा ब्लास्ट हो रही थी, स्टोन क्रैक हो रही थे और टेल हर जगह थी। एस्केप इम्पॉसिबल। निंग ने देखा और उसके दिमाग में एक ही थॉट आया, मैं खत्म हो गया। जिस मोमेंट निंग को लगा था कि अब सब खत्म हो गया, उसी वक्त उसके घर के कोर्टयार्ड में उसके फादर यीचुआन अपनी ब्लू लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ बेसिक स्वॉर्ड मूवमेंट्स प्रैक्टिस कर रहे थे। चॉप, पियर्स, स्क्रेप, स्लाइस, बिना ज्यादा फोर्स यूज किए, बस एक ट्री ट्रंक पर हल्का सा ट्रेनिंग करते हुए। स्नो पास में खड़ी थी, हाथ में पानी का बॉटल लिए, कभी फूलों और घास पर पानी डाल रही थी और कभी अपने पति को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी दोनों एक साथ रुक गए। दोनों ने एक ही डायरेक्शन में देखा। उन्हें एक पावरफुल एनर्जी वाइब्रेशन फील हुई। ड्रैगन कैसल। अगले ही सेकंड दोनों रूफटॉप पर आ गए और दूर ड्रैगन कैसल की तरफ देखने लगे। वहां आसमान में एक इनॉर्मस सर्पेंट विंग अपने जायंट स्केल्ड विंग्स के साथ पूरे ड्रैगन कैसल को कवर किए हुआ था और नीचे खून से लटपथ एक हाथ खो चुका जीनिंग हाई स्पीड में भाग रहा था, जबकि एक जायंट ड्रैकोनिक टेल उसकी तरफ लाइटनिंग की तरह आ रही थी। ये देखते ही स्नो की आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली, निंग! लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, टाइम बिल्कुल नहीं था। उसी मोमेंट यीचुआन के अंदर का गुस्सा फट पड़ा। वोमेन! उसने गरज कर अपनी ब्लू स्वॉर्ड से एक सैवेज चॉप मारा। एक ब्रिलियंट 300 मीटर लंबी ब्लू स्वॉर्ड लाइट हवा को चीरकर सीधा सर्पेंट विंग की तरफ गई। वो स्वॉर्ड लाइट खुद सर्पेंट विंग से भी बड़ी लग रही थी। दूर ड्रैगन कैसल के पास उसकी टेल ब्लिंक ऑफ एन आई में डजन्स ऑफ स्ट्राइक से हिट हुई। पूरा ड्रैगन कैसल ब्लास्ट हो गया। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई। रॉक्स हर तरफ उड़ने लगे। आसपास के गार्ड्स, सर्वेंट्स और जी क्लैन के लोग घायल या किल्ड हो गए। ब्लड हर तरफ फैल गया और बीस्ट टनल्स के अंदर के कुछ मॉन्स्टर्स बीस्ट्स भी शॉकवेव में मर गए। उसी वक्त निंग को पूरी क्लैरिटी से समझ आ चुका था कि सर्पेंट विंग जैसे 1000 ईयर ओल्ड मॉन्स्टर के सामने उसका गोल्ड स्टार शर्ट पेपर से ज्यादा कुछ नहीं। उसके पास सिर्फ पीक HTN लेवल फ्रीन गॉड बॉडी थी और ऐसे मॉन्स्टर के सामने वो एक इंस्टेंट में फ्लैश के पाइल में बदल सकता था। लेकिन निंग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। इस लाइफ में उसके पास हेल्दी बॉडी थी, प्यार करने वाले पेरेंट्स थे, इमॉर्टल बनने का चांस था, अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने का रास्ता था और सब
कुछ अभी शुरू ही हुआ था। वो यहां मर नहीं सकता था। डॉज, उसके दिमाग में बस यही गूंज रहा था। उसने अपनी शैडो एंड स्टेप्स को पूरी लिमिट तक पुश किया। क्विक, क्विकर, क्विकर। हवा चीख रही थी, उसका बॉडी भी हवा के साथ हाउल कर रहा था। फिर बैंग! सर्पेंट टेल उसके बिल्कुल पास से स्क्रेप होती हुई ड्रैगन कैसल के थिक मार्बल रॉक्स पर जा लगी। पूरा स्ट्रक्चर फिर से कांप गया, पत्थर उड़ गए। सर्पेंट विंग भी एक सेकंड के लिए स्टन्ड हुआ। तुम बच गए, उसने रेट से हाउल किया। एक बार लक से डॉज कर लिया, क्या 2 बार भी कर पाओगे? और फिर उसने दोबारा टेल स्विंग की, लेकिन इस बार निंग जैसे कागज का टुकड़ा था जो हवा में फ्लटर कर रहा हो। एकदम हल्का, एकदम अजाइल, एकदम अनप्रेडिक्टेबल। टेल फिर मिस हुई, फिर एक और स्ट्राइक, फिर विंग्स, फिर टेल, फिर और अटैक्स। ड्रैगन कैसल लिटरली टूट रहा था, कोलैप्स हो रहा था। रॉक्स और डेब्रीज हर तरफ उड़ रहे थे। सर्वेंट्स और ब्लैक आर्मर्ड राइडर्स मर रहे थे। सर्पेंट विंग पागल हो चुका था। डाई, डाई, डाई! वो फ्रैंटिकली रोर कर रहा था। उसके कोल्ड ऑरा से कुछ लोग तुरंत फ्रीज होकर मर गए। उसके ब्लैक पॉइजनस मिस्ट से आसपास के ECTN लेवल फाइटर्स पॉइजन होकर गिर गए। लेकिन निंग, वो बस डॉज करता रहा, बार बार, एक के बाद एक। उसका फीन गॉड रिफाइंड बॉडी नॉर्मल की रिफाइनर्स से 100 टाइम स्ट्रॉन्गर था, इसलिए ये लार्ज स्केल कोल्ड और पॉइजन उसे इफेक्ट नहीं कर रहे थे। और इसी बीच उसके अंदर कुछ क्लिक हुआ। लाइक द विंड, लाइक द शैडोज, उसके दिमाग में एकदम से सब क्लियर हो गया। शैडो विंड स्टेप्स, ये ही असली शैडो विंड स्टेप्स हैं। अब वो सिर्फ टेक्निक यूज नहीं कर रहा था, वो उसमें कंप्लीटली इमर्स हो चुका था। सर्पेंट विंग के अटैक्स आते और निंग नेचुरल फोर्स, उस अटैक से क्रिएट हुई विंड प्रेशर सबको बोरो करके एफर्टलेसली साइड में स्लिप हो जाता। वो शैडो की तरह मूव कर रहा था, हवा की तरफ फ्लो कर रहा था, जैसे कोई पत्ता हल्की हवा में उड़ रहा हो। सर्पेंट विंग जितना भी ट्राई करता उसे हिट नहीं कर पा रहा था। और इसी मोमेंट निंग ने अपने फुटवर्क में ब्रेक थ्रू कर लिया। वन विद द वर्ल्ड। सर्पेंट विंग खुद शॉक में आ गया। ये 1000 ईयर ओल्ड डाया मॉन्स्टर जो अब तक खुद इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया था, अब उसे समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा ये ह्यूमन यूथ अपने फुटवर्क में वन विद द वर्ल्ड तक पहुंच गया है। ये नॉर्मली ज़ीफू डिसाइपल्स का लेवल होता था। कुछ एक्सेप्शनल एक्सटीएन लाइफ फॉर्म्स भी कभी कभी इस तक पहुंचते थे। ह्यूमंस नेचुरली मॉन्स्टर्स से ज्यादा इंसाइट रखते थे, और अब सर्पेंट विंग को फर्स्ट टाइम फील हुआ कि शॉर्ट टाइम में वो इस लड़के को मार नहीं पाएगा। डैमेबल! वो रेत से भड़क उठा। तभी दूर से यीचुआन की एक और इनॉर्मस ब्लू स्वॉर्ड लाइट आई। सर्पेंट विंग ने उसे कैजुअली टेल से ब्लॉक करना चाहा और रोर किया, यीचुआन, क्या तुम सोचते हो कि 2 किलोमीटर दूर से भेजी हुई स्वॉर्ड लाइट मुझे हर्ट कर सकती है? लेकिन अगला मोमेंट उसके लिए नाइटमेयर बन गया। बैंग! डार्क ग्रीन ब्लड हर तरफ स्प्लैटर हो गया। जहां वो ब्लड गिरा, जमीन हिस करने लगी। मार्बल और ब्लैक वाटर आयरन तक डिसॉल्व होने लगा। उसकी थिक टेल इतनी डीपली कट हो चुकी थी कि लगभग आधी अलग हो चुकी थी। अब पहली बार सर्पेंट विंग सच में डर गया। जी क्लैन का नंबर 1 एक्सपर्ट यीचुआन एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग निकला। सर्पेंट विंग ने तुरंत डिसाइड किया, अभी के लिए रिट्रीट। मैं तुझे अभी के लिए छोड़ रहा हूं। उसने निंग को फ्यूरियस ग्लेयर दिया और अपने विंग्स बीट करके हाई स्पीड में स्काई की तरफ भाग गया। लेकिन इनर सिटी के मल्टीपल एरिया से तुरंत फ्यूरियस रोड्स उठे। जी ली, जी यंग और डजन्स ऑफ ज़ियांटियन एक्सपर्ट्स एक साथ चिल्लाए, वर्मिन! सर्पेंट विंग, तू जी क्लैन के वेस्ट प्रीफेक्चर में घुसने की हिम्मत करता है और सोचता है बच जाएगा? डाई! यीचुआन ने बिना टाइम वेस्ट किए एक फ्लाइंग अज्योर फायरबर्ड बोरो की, एक जायंट ब्लू बर्ड जिसके टेल पर ब्लू फ्लेम्स जल रहे थे। उस बर्ड के ऊपर ब्लैक क्लोथ्ड वुमन ऑलरेडी बैठी थी। मुझे अपना अज्योर फायरबर्ड दो, यीचुआन ने कहा, और नेक्स्ट सेकंड वो उस पर चढ़कर उस औरत के साथ सर्पेंट विंग के पीछे स्काई में निकल गया। बाकी ज़ियांटियन एक्सपर्ट्स बस रेज में नीचे से देख सकते थे, क्योंकि अभी वो खुद उड़ नहीं सकते थे। नीचे निंग अब भी अपने वन विद द वर्ल्ड स्टेट के आफ्टर इफेक्ट में था। उसे हवा की स्ट्रेंथ फील हो रही थी। वो समझ रहा था कैसे एनिमी की फोर्स को बोरो करके एनिमी के अटैक से बचा जा सकता है। लेकिन तभी उसके कान में आसपास से दर्द भरी कराहतें आई। उसने आसपास देखा और उसका एक्साइटमेंट एक सेकंड में ठंडा पड़ गया। पूरा ड्रैगन कैसल रबल बन चुका था। सर्वेंट्स, ब्लैक आर्मर्ड राइडर्स और आसपास के लोग, कुछ क्रश्ड, कुछ फ्रोजन, कुछ पॉइजन्ड, हॉरिफिक डेथ्स मर चुके थे। सीन अनबेरेबल था। उसने दांत कस लिए और तुरंत रबल में कूद गया। पत्थर हटाते हुए उसने अपना सेवर्ड लेफ्ट आर्म ढूंढा। मिलते ही उसने उस आर्म में क्लस्ड डार्क नॉट स्वॉर्ड वापस अपने कैलस्टोन में स्टोर किया और फिर राइट हैंड से अपने कट स्टंप पर वो लेफ्ट आर्म जोड़ दिया। तब तक ब्लीडिंग रुक चुकी थी। कनेक्ट! उसने गोल्ड स्टार शर्ट को एक्सटेंड करके आर्म को जगह पर सील कर दिया। फील्ड गॉड बॉडी होने की वजह से उसका फ्लैश, मसल्स और बोन्स ऑलरेडी रैपिडली रिकनेक्ट होना स्टार्ट हो चुके थे। कुछ घंटों में वो पूरी तरह ठीक हो सकता था। तभी एक एज्ड वॉइस आई, निंग! ये प्रीफेक्चर लॉर्ड जी यंग थे, डार्क रेड बीस्ट फर पहने रबल पर खड़े। उन्होंने निंग को देखते ही रिलीफ की सांस ली। जब तक तू ठीक है,
लेकिन निंग उनसे बात भी नहीं कर पाया था कि उसने दूर से अपनी माँ को दौड़ते हुए देखा। स्नो के चेहरे पर आंसू थे। मदर! निंग तुरंत उसकी तरफ भागा और दोनों ने एक दूसरे को कस के हक कर लिया। स्नो रोती हुई बोली, वंडरफुल, वंडरफुल, मैं इतनी डर गई थी, अगर तुझे कुछ हो जाता। निंग बार बार कह रहा था, मदर मैं ठीक हूं। उसने अपना लेफ्ट आर्म भी हिलाकर दिखाया। बोन्स और फ्लैश मोस्टली रिकनेक्ट हो चुके थे, सिर्फ थोड़ा और टाइम चाहिए था। स्नो फाइनली थोड़ा काम हुई। इसी वक्त रेड हेड वाइपर एल्डर जी ली फ्यूरियस फेस के साथ आ गया। ये सर्पेंट विंग हमारे जी क्लैन के वेस्ट प्रीफेक्चर पर अटैक करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इस वर्मिन को तुरंत मारना होगा और हमें यह भी इन्वेस्टिगेट करना होगा कि उसने ऐसा किया क्यों। एक स्कार फेस्ड स्किनी ओल्ड मैन ने कोल्ड टोन में कहा। सच में स्ट्रेंज है, क्या सर्पेंट विंग को नहीं पता कि ऐसे एक्ट करके उसने पूरे जी क्लैन को इन्फ्यूरिएट कर दिया है? धीरे धीरे एक के बाद एक डजन्स ऑफ जियांटियन एक्सपर्ट्स वहां आ गए। सबने ड्रैगन कैसल का डिस्ट्रॉयड स्टेट देखा, ब्लड स्टेन्स देखे और सबके चेहरे अगली हो गए। ये उनके लिए सिर्फ गुस्सा नहीं, शेम भी था। इतने सालों बाद कोई डायर मॉन्स्टर जी क्लैन के इनर सिटी में घुसकर इतना डिस्ट्रक्शन मचा कर गया था। सबके अंदर एक ही आवाज गूंज रही थी, ये सर्पेंट विंग मरेगा, इसे हर हाल में खत्म करना होगा। सर्पेंट विंग बस जान बचाकर भाग रहा था और उसके पीछे आसमान में अज्योर फायर बर्ड फ्लेम्स के बीच हवा को चीर कर दौड़ रही थी। उसकी पीठ पर दो लोग हाफ नीलिंग पोजीशन में बैठे थे, जी ई चुआन और ब्लैक क्लोथ्ड वुमन लेडी फ्लावर। लेडी फ्लावर ने रैपिडली फ्लीइंग सर्पेंट विंग को देखकर कहा कि वो एक लेट स्टेज जिएंटियन डायर मॉन्स्टर है और उसका स्पीड अज्योर फायर बर्ड से भी बेटर है, इसलिए कैच करना मुश्किल होगा। लेकिन जी ई चुआन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। मैं संभाल लूंगा, उसने बस इतना कहा। अगले ही मोमेंट उसके हाथ में एक सिल्वर ग्रेट बो आ गया और लेफ्ट हैंड में एरो। उसने बिना इमोशन के बो को पूरी तरह ड्रॉ किया और सर्पेंट विंग पर एम किया। स्विश! एरो एक रे ऑफ लाइट बनकर निकला और इतनी टेरिफाइंग स्पीड से सर्पेंट विंग की तरफ गया कि उसके जाइंट बॉडी के लिए डॉज करना इम्पॉसिबल था। जी क्लैन के ऑलमोस्ट सभी मर्द आर्चरी जानते थे और स्किल के मामले में जी ई चुआन शायद ब्लाइंड फिश से थोड़ा पीछे हो, लेकिन स्पीड में उसका शॉट और भी टेरिफाइंग था। बैंग! एरो सर्पेंट विंग के बॉडी में घुसा और अंदर ही अंदर ब्लास्ट हो गया। उसके स्केल्स और फ्लैश के अंदर एक ह्यूज ब्लडी होल खोल दिया। बोन तक एक्सपोज हो गई। जी ई चुआन का असली एम उसके बोनी विंग्स थे, लेकिन सर्पेंट विंग ने समझ लिया था कि अगर विंग्स हर्ट हो गए तो वो कभी बच नहीं पाएगा। इसलिए उसने जानबूझकर अपने सर्पेंटीन बॉडी को शील्ड बनाया। वुंड टेरिफाइंग था, लेकिन उसकी मॉन्स्ट्रस लाइफ फोर्स और रीजेनरेटिव एबिलिटी की वजह से फ्लैश तुरंत क्लोज होने लगी और ब्लड रुक गया। फिर भी वो बिना रुके भागता रहा। पीछे से उसने रेज में चिल्लाकर कहा, जी ई चुआन, तुम्हारे जी क्लैन ने मेरे बेटे को मारा, क्या मुझे बदला लेने का हक भी नहीं? लेकिन जी ई चुआन की आवाज में कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ कोल्ड किलिंग इंटेंट था। वर्मिन, अगर चुपचाप मरना चाहता है तो जल्दी मरने दूंगा, वरना तुझे ऐसी मौत दूंगा कि रिग्रेट करेगा। और फिर एक और एरो। सर्पेंट विंग डेस्परेटली डॉज करने की कोशिश करता रहा, लेकिन बैंग! दूसरा एरो फिर उसके बॉडी में ब्लास्ट हुआ। सर्पेंट विंग की हिम्मत टूटने लगी। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, जी ई चुआन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? 2 किलोमीटर दूर से भेजी हुई स्वॉर्ड लाइट ने उसे पहले ही ऑलमोस्ट क्रिपल कर दिया था और अब एक के बाद एक एरोज उसके बॉडी को ब्लास्ट कर रहे थे। जी क्लैन का नंबर 1 एक्सपर्ट होना एक बात थी, लेकिन ये लेवल, ये तो उसकी समझ से बाहर था। उसका कॉन्फिडेंस जो अब तक मैं लेट स्टेज जिएंटियन हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता पर टिका हुआ था, वो अब ऑलमोस्ट टूट चुका था। जी ई चुआन एक के बाद एक एरोज फायर करता रहा, स्विश स्विश स्विश, और सर्पेंट विंग बस दांत कसकर अपने ह्यूज बॉडी से उन्हें ब्लॉक करता रहा। उसका 100 मीटर लॉन्ग बॉडी अब 10 से ज्यादा जाइंट क्रेटर्स से भरा हुआ था, लेकिन उसकी लाइफ फोर्स अब भी उसे हाई स्पीड में फ्लाई करने दे रही थी। फिर नीचे का टेरेन बदल गया। जमीन की जगह एक मैसिव लेक दिखने लगी, सर्पेंट विंग लेक। जी ई चुआन और लेडी फ्लावर दोनों के चेहरे बदल गए। ये वही जाइंट लेक थी जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी, और सर्पेंट विंग का खुद का लेयर भी। सर्पेंट विंग ने बिना हेजिटेट किए सीधा आसमान से डाइव लगाई और हुआ, एक ह्यूज स्प्लैश के साथ पानी के अंदर गायब हो गया। अज्योर फायरबर्ड बस लेक के ऊपर हवर करती रही। लेडी फ्लावर ने पूछा, अब? जी ई चुआन नीचे पानी को देखते हुए कोल्ड टोन में बोला, वो सोचता है पानी में छुपकर बच जाएगा। फिर उसने लेडी फ्लावर से कहा कि वो तुरंत वेस्ट प्रीफेक्चर लौटकर उसका वाटर टाइप स्पिरिट बीस्ट ब्लैक सर्पेंट लेकर आए। लेडी फ्लावर तुरंत लाइट की स्ट्रीक बनकर चली गई। नीचे लेक की गहराइयों में सर्पेंट विंग अपने जाइंट कॉइल्ड बॉडी के साथ लेक बॉटम पर पड़ा था। कभी अपनी वूंड्स को लिक करता, कभी अपने बॉडी को रीजनरेट होता महसूस करता। उसके दिमाग में डिसबिलीफ था,
जी ली के साथ उसकी पास्ट फाइट्स में जी ली को उस पर बस थोड़ा सा एडवांटेज होता था, लेकिन जी चुआन अगर वो क्लोज रेंज में आ जाए तो शायद एक स्वॉर्ड ब्लो में ही उसे मार दे। डिफरेंस इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? उसकी पूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस अब डाउट में बदल चुकी थी। तभी लेक के अंदर के मॉन्स्टर्स एक साथ हाउल करने लगे। सर्पेंट विंग तुरंत समझ गया, जी क्लैन का कोई वाटर टाइप डायर मॉन्स्टर लेक में आ चुका है। ये डेंजरस था। लैंड या स्काई में सर्पेंट विंग फास्ट था, लेकिन वाटर में तो वो और भी ज्यादा टेरिफाइंग था। इसी वजह से उसने सोचा था कि लेक में आकर वो सेफ हो जाएगा, क्योंकि जी चुआन जैसे स्वॉर्ड्समैन के लिए पानी में स्पीड और स्वॉर्ड फोर्स दोनों हेविली रिड्यूस हो जाते। वो उसे मार तो सकता था, लेकिन पकड़ नहीं सकता था। इसी गैप को यूज करके सर्पेंट विंग बचना चाहता था, लेकिन लेक सरफेस पर खड़ा जी चुआन भी सब सोच चुका था। उसने अपने वाटर टाइप स्पिरिट बीस्ट ब्रदर ब्लैक से कहा, उसे ढूंढ निकालो। वो तुझसे स्ट्रॉन्गर है, लेकिन बैडली वूंडेड भी है। बस उसे थोड़ी देर के लिए टाई डाउन कर देना, मैं तुरंत आकर उसे मार दूंगा। ब्लैक सर्पेंट ने तुरंत एग्री किया और लेक की डेप्थ्स में उतर गया। लेक के लेसर मॉन्स्टर्स डरकर हर डायरेक्शन में भागने लगे। ऊपर जी चुआन ने अज्योर फायरबर्ड को भी कमांड किया कि वो स्काई में लुकआउट रखे। अगर सर्पेंट विंग पानी से निकले तो तुरंत चेस करे। फिर जी चुआन खुद अपनी ब्लू लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ लेक के पानी पर वैसे ही चलने लगा जैसे फ्लैट ग्राउंड पर। हर स्टेप के साथ बस हल्की सी रिपल्स बन रही थीं। उसकी आंखें पानी के अंदर तक घुस जाने वाली लग रही थीं। उसी वक्त वेस्ट प्रीफेक्चर में रात हो चुकी थी और ड्रैगन कासल अटैक का इमीडिएट केओस थोड़ा सेटल भी हो गया था। जी ली का बेटा जी जेडविक, जो डजन्स ब्रेड्स वाले हेयर स्टाइल के साथ बैठा था, वाइन फिनिश करके अपने फादर से कह रहा था कि सर्पेंट विंग अब अपने लेयर में छुप गया है। लेक इतनी बड़ी और डीप है कि एक ही ब्लैक सर्पेंट के लिए उसे ढूंढना मुश्किल होगा, और चाहे जी चुआन कितना भी पावरफुल हो, उस मॉन्स्टर को मारना स्टिल हार्ड रहेगा। जी ली ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसका मूड खराब था। न वाइन छुई न मीट, वो कुछ और सोच रहा था। फाइनली उसने लो साय लेकर कहा कि जी चुआन की 2 किलोमीटर दूर से आई हुई स्वॉर्ड फ्लैश ने जो डैमेज किया, वो एक नॉर्मल जिएंटियन की लिमिट से बाहर का पावर लग रहा था। जेडविक शॉक में आया। आप कह रहे हैं जीफू डिसाइपल? जी ली ने तुरंत मना नहीं किया, लेकिन क्लियरली कंफ्यूज था। अगर जी चुआन ने अपना जीफू या वायलेट पैलेस ओपन कर लिया होता तो वो मैजिक ट्रेजर पर फ्लाई करके सर्पेंट विंग को खुद चेज करता। लेकिन अगर उसने जीफू ओपन नहीं किया तो फिर उसकी स्वॉर्ड पावर इतनी अपसर्ड कैसे हो सकती है? और एक और चीज उसे डिस्टर्ब कर रही थी। उसने खुद अपनी आंखों से जी निंग का आर्म कट होते देखा था, लेकिन जब डस्ट सेटल हुई और वो पास गया, निंग प्रैक्टिकली ठीक था। जेडविक ने गेस किया कि निंग डेफिनेटली किसी फील्ड गॉड बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक में ट्रेन कर रहा है, तभी सेवर्ड आर्म रिकनेक्ट कर पाया। लेकिन एक सवाल सबको परेशान कर रहा था, निंग सर्पेंट विंग के अटैक से बचा कैसे? जी ली भी क्लियर आंसर नहीं दे पाया। लोग अपने अपनी थ्योरीज बना रहे थे। शायद सर्पेंट विंग ने इंटेंशनली किल नहीं किया, शायद फील्ड गॉड बॉडी ने बचा लिया, शायद उसके पेरेंट्स ने प्रोटेक्टिव ट्रेजर दिया होगा। लेकिन किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया कि सिर्फ 10 साल का निंग अपने फुटवर्क में वन विद द वर्ल्ड लेवल तक पहुंच गया है। और इसी वक्त निंग खुद अपने ट्रेनिंग एरिया में था। हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स वाइड फील्ड में वो शेडविंड स्टेप्स प्रैक्टिस कर रहा था, इतनी स्पीड से कि ब्लर्ड फॉर्म्स और डजन्स ऑफ आफ्टर इमेजेस एक साथ नजर आ रहे थे। तभी एक आवाज आई, निंग। वो तुरंत रुक गया। उसकी मदर स्नो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी, चेहरे पर रिलीफ और प्राइड दोनों। दिन में जो क्रिमेशंस और मेमोरियल सेरेमनीज हुई थीं, उन सब के बीच निंग ने चुपके से अपनी मदर को बता दिया था कि उसका फुटवर्क अब वन विद द वर्ल्ड लेवल तक पहुंच गया है। और स्नो, जिसने ग्रैंड डाया डायनेस्टी के कई रीजन्स देखे थे, सच में समझ रही थी कि ये कितना मॉन्स्ट्रस टैलेंट है। एक्चुअली ये सब अचानक नहीं हुआ था। निंग बचपन से ही नुवा पेंटिंग विजुअलाइजेशन कर रहा था, जिसकी वजह से उसका सोल एक्सट्रीमली पावरफुल था। ऊपर से वो छोटी एज से ही शेडविंड स्टेप्स को ग्राइंड करता आया था। 2 साल पहले ही एडवांस स्टेज तक पहुंच गया था। बस आज लाइफ एंड डेथ मोमेंट में सब कंडीशंस एक साथ राइट हो गईं और ब्रेक थ्रू नेचुरली आ गया। स्नो ने उसे देखा और कामली कहा, तेरा फुटवर्क अब वन विद द वर्ल्ड लेवल पर पहुंच गया है। अगला स्टेप होगा, तेरी स्वॉर्ड भी वन विद द वर्ल्ड तक पहुंचनी चाहिए। ढीला मत पड़ना। निंग ने ओबीडियंटली सिर हिला दिया। वो जानता था फुटवर्क में वन विद द वर्ल्ड का मतलब होता है इंसान और दुनिया एक हो जाना, लेकिन स्वॉर्ड में वन विद द वर्ल्ड का मतलब होता है इंसान, स्वॉर्ड और दुनिया तीनों का एक हो जाना। और नेचुरली वो कहीं ज्यादा डिफिकल्ट था। थोड़ी देर बाद उसने क्वाइटली पूछा, मदर, फादर कब वापस आएंगे? स्नो ने बिना हेजिटेशन के जवाब दिया, जब तेरा फादर उस डाया मॉन्स्टर को मार देगा तब वो घर वापस आएगा।